बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको सबसे पहले हमजा एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अच्छी बात इस तरह से कि इंसान जो इंसानों से ज़्यादा समझदार जानवर हैं, जो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन कर लिए जाते हैं, और हम जिस तरह से उनको ट्रेन करना चाहें हम उनको कर सकते हैं, फिर वो वैसे ही काम करते रहते हैं। लेकिन हमें इसको पॉजिटिव वे में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी अच्छे काम में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम ज़रूरी नहीं कि हम गलत काम इनसे लें। चलें, ये तो आपने बता दिया कि गलत काम के लिए कहीं पर जो है किसी जानवर को इस्तेमाल किया गया। तो ये नई दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर एक गिरोह है जो डकैती करता है, चोरी करता है, और इतनी महारत से करता है कि साथ बैठे हुए शख्स को पता ही नहीं चलता। और ये गिरोह किन लोगों का है? ये 3 बंदरों पर मुश्तमिल गिरोह है। और ये क्या करते हैं कि बस स्टॉप पे कोई खड़ा हुआ है, उसका वॉलेट निकाल लेंगे, उसका बटवा निकाल लेंगे, उसके पैसे निकाल लेंगे, और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदर कर क्या रहे हैं। अब हुआ ये करें कितनी महारत के साथ बंदर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और इंसान भी अगर मेरे ख्याल में करेगा तो कहीं ना कहीं कर ही जाएगा। लेकिन बंदर अपनी शातिर दिमाग की बदौलत, और उन्हें सिखाया गया था। और ये भी हमजा बता दें कि कैसे सिखाया गया जी। एक वकील साहब जो है वो उन्होंने अदालत में जो है एक केस दायर कर दिया, और वो कहते हैं कि मैं रिक्शे पर सफ़र कर रहा था, और जो रिक्शे का मालिक था उसने अगली सीट पर एक बंदर को बिठाया हुआ था, और एक बंदर को उसने कहा कि ज़रा आप पीछे बिठा लें, ये मुझे तंग कर रहा है, तो उसको पिछली सीट पे बिठा लिया। तो जब वो रिक्शे से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनकी जेब से 6,000 रुपए जो हैं वो बिल्कुल गायब है। तो उनको शक हुआ ये कहीं बंदर ने जो है ना वो निकाला। फिर पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा ये बंदर बाकायदा एक बस स्टॉप पर जाते हैं, वहाँ पर भी लोगों किसी तरह जेबें खाली करते हैं, लेकिन लोगों को कोई शक ही नहीं होता। फिर जब पता लगा उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया जी बाकायदा आप इनको लाइट ना लें, इन बंदरों को। इनको बाकायदा मैंने ट्रेनिंग दी है, और हम कुछ सैकड़ों लोगों के इस तरह से पैसे और बटवे जो हैं वो निकाल चुके हैं। तो अब बात यह है कि बंदर जो है वो उसका दिमाग बहुत शातिर है, कितनी जल्दी उसने सीखा और किस तरह से उसने पिक किया। लेकिन आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल में ला सकते थे, उससे कोई अच्छे काम ले सकते थे। यहाँ पर चोरी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैं कह रही थी कि अच्छी बात यह है कि इंसान जो है उसका दिमाग इतनी तेज़ी से शायद काम नहीं करता जितना हम एक बच्चे को सिखाने लगते हैं ना, इंसानी बच्चे को, तो हमें सालों शायद लग जाते हैं उसे किसी एक चीज़ की तरगीब देते होते सिखाते। लेकिन बंदर जो है वो इतनी जल्दी ट्रेन होकर उन्होंने इतनी महारत से जेब जो है वो काटना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो बंदर हैं उनको तो कोई सज़ा नहीं दी गई, उनको मुंतकिल कर दिया गया है कि जी कि आप जाएं, आप जानवरों के साथ ही ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इंसानों में आके ये क्या करते फिर रहे हैं। और उस शख्स के खिलाफ जिसने ट्रेनिंग दी थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ये एक चीज़ थी कि हैरानकुन बात है कि अब बंदर जो है मार्केट में आ चुके हैं, तो अपने इर्द गिर्द बंदरों पर ख़ास आपने नज़र रखनी है। हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, और खुसूसी तौर पर जो बच्चों के हवाले से खबरें सामने आती हैं उनको हम जो है शामिल गुफ्तगू करेंगे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब क्योंकि ये बात आ रही है सामने कि शायद जो बच्चों में केसेस की शरह है वो बढ़ नहीं रही है। शरह वही है जो पहली लहर के दौरान थी, लेकिन शायद अब जो है केसेस ज़्यादा आने की वजह से और बच्चे क्योंकि ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, शरह तो वही है जितने टेस्ट पहले किए जा रहे थे उसके मुताबिक। तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन है क्या, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दुनिया में भी बच्चे इतने ही मुतासिर हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है मुल्क भर में अपने पंजे इस वक्त गाड़ चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आलमी वबा ज़्यादा तबाही मचा रही है। लाहौर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह की वजह से साउथ अफ्रीकन और बरतानी जो स्ट्रेन को करार दिया गया है, जो ये हमारी जो वेव थी, तिबी माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि अफ्रीकी और बरतानी स्ट्रेन में 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत है। मतलब पहले जो कोरोना फैला हमने उसे कहा कि वो कोविड-19 है, अब की जो हमने कहा यूके वेरिएंट है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है बनिस्बत पहले जो लहर आई थी उसके। बिल्कुल ऐसे ही। और कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले कि बच्चों को तेज़ी से निशाना बना रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताएं कि 10 साल तक के बच्चों में कोरोना मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 4.25% तक पहुँच गई है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि 3% के करीब रही है पहली लहर
लहर के दौरान, तो हम ये तो देख रहे हैं कि शरह में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो इजाफा हुआ है और केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद सूबे भर में मजीद पाबंदियाँ लगाने का भी फैसला किया गया। और कोरोना की जो तीसरी लहर है, इससे पाकिस्तान में हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुत तादाद में मुतासिर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 मार्च से अब तक मुल्क भर में कोई तकरीबन 1080 डॉक्टर्स हैं या नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि इससे मुतासिर हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुल्क भर में कोरोना का शिकार हेल्थ केयर वर्कर्स की मजमूई तादाद 15,521 तक जा पहुंची है और ये बहुत ज़्यादा तादाद है जिन्होंने हमारी टेक केयर करनी है। अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो अगर मरीज़ जाता है वहाँ पर तो उनके साथ ही उसका जो है इंटरेक्शन हो रहा होता है और अब तक 150 हेल्थ केयर वर्कर्स का इंतकाल भी हो चुका है, जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना केसेस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इसी हवाले से बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है खुसूसी तौर पर ये वायरस, इस पर बात करेंगे। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, अमेरिका की खुसूसी तौर पर बात करें तो वहाँ पर क्या ट्रेंड है, तीसरी लहर जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद चट्टब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू यू। सर ये बताइएगा कि तीसरी लहर पाकिस्तान में जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है। हम यूके वेरिएंट की बात कर रहे हैं, अब साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसका भी जिक्र साथ साथ किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या अमेरिका में भी ऐसा ही था, बच्चे रिपोर्ट हो रहे थे? इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जो आप बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर जो केसेस अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो पूरी दुनिया भर में नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह ख़ास वजह ये है कि शुरू में जो है जब बीमारी फैली तो बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा गया, घरों में रखा गया, स्कूलें बंद थी। अब जो है वो उसके बाद स्कूलें खुल गई। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है पाकिस्तान में और तमाम मुस्लिम ममालिक में और हर जगह पे। तो ये कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, नमाज़ों पे जा रहे हैं और जो है स्कूल जा रहे हैं, तो उस वजह से जो है बीमारी तो फैलेगी। इसके अलावा जो है जो आपने जिक्र किया कि अब यूके स्ट्रेन है, फिर जो है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और इसके अलावा एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन भी है जो कि काफ़ी हद तक फैल चुका है। और सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात है वो ये कि इस वक्त जो है एक इंडियन स्ट्रेन है जो कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है जो कि फैल रहा है पूरी दुनिया भर में। ये जो स्ट्रेन है ये इसमें जो है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को भी आप शामिल कर लें या जो है आप ब्राज़ीलियन स्ट्रेन को शामिल करें। और फिर इसकी दूसरी खुसूसियत ये है कि इसमें कैलिफोर्निया स्ट्रेन की भी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। कैलिफोर्निया स्ट्रेन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में फैला जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस था, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत तेज़ी से बीमार हो रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही हैं और बढ़ती चली जाएंगी अनफॉर्चुनेटली, और कई स्ट्रेन्स भी आएंगे। अब इस तरह बच्चों को बचाया जाए। अब तक जो है जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मैं डेटा को देख रहा था तो ये कि बच्चे काफ़ी हद तक बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। पूरी दुनिया भर यही ट्रेंड नज़र आ रहा है चूँकि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है बच्चों में और वैक्सीनेशन बच्चों की हो नहीं रही है, तो ये भी मज़ीद फैलती चली जाएगी अनफॉर्चुनेटली। तो डॉक्टर साहब इसमें वजूहात क्या समझ रहे हैं आपके बच्चों में इतनी तेज़ी से फैल रहा है? अगर ये वायरस, अगर हम इन वेरिएंट्स की बात करें तो ये ज़्यादातर आपने खुद भी कहा कि बच्चों में अब फैल रहा है, उसकी बेसिक वजह क्या, वालिदैन की लापरवाही हो सकती है या फिर ये वायरस है ही इतना शदीद कि ये बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि अब मैं खुद जो है फरवरी लास्ट ईयर से कोविड-19 पे काम कर रहा हूँ। जिस तरह मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, थक गया हूँ मैं भी, जाहिर है। तमाम बच्चे जो हैं वो भी थक चुके हैं, तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उन पे। अब जो है ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं, लोगों ने जो है बाहर जाना शुरू कर दिया, तो जाहिर है एक्सपोजर बढ़ गया उनका। पेरेंट्स की लापरवाही, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स की सिर्फ लापरवाही हो, क्योंकि स्कूल्स अगर खुले हुए हैं तो वो वहाँ पर जा रहे हैं, अगर वो मसाजिद जा रहे हैं या फिर जो है वो बाहर बाजार में जा रहे हैं, तो ये बीमारी तो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से फैलेगी, कुछ भी नहीं किया जा सकता उसके बारे में। अब वेरिएंट्स जो हैं उनके बारे में अभी तक जो है ये तस्दीक के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो है वही इसकी ख़ास वजह है तेज़ी से बीमारी फैलेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है ये बीमारी, जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है और ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी ट्रांसमिट ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो ये दोनों वजहें हो सकती हैं कि ये बीमारी और तेज़ी से बच्चों में फैल रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से बात की थी कि उनको तो हम वैक्सीनेट कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास शायद वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर काम अभी हो रहा है। लेकिन एक आधी वैक्सीन है कि जो
क्लेम कर रहे हैं कि ये वैक्सीन बच्चों के अंदर भी बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही है। क्या हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा उसकी? वो जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ जो क्लेम कर रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम 2 वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, एक मॉडर्ना है और एक फाइजर है। एग्जैक्टली। दोनों वैक्सीन जो है, एक जो फाइजर जो है 16 साल से ऊपर के बच्चों को दी जा सकती है, मॉडर्ना 18 साल से बच्चों को ऊपर की दी जा सकती है। इस वक्त कुछ और स्टडीज हुई हैं जिसके ऊपर FDA अब काम कर रही है और दोनों कंपनीज ने कहा है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन ये दी जा सकती है। यही 2 वैक्सीन इस वक्त हमारे पास हैं। इस वक्त हमने जॉनसन एंड जॉनसन को जो है उसके ऊपर हॉल्ट लगाया हुआ है, क्योंकि जॉनसन जॉनसन ने जो है काफ़ी जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन थी उनके अंदर एक क्लॉटिंग, स्पेशली क्लॉटिंग उनके अंदर कुछ होने लगी और जो है उसमें से एक खातून जो है जान बाग भी हो चुकी हैं, एक मर्द को भी ये बीमारी लगी है। तो इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि ये वैक्सीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सिर्फ क्लियर करने के लिए सर, ये सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन, सिर्फ जॉनसन जॉनसन की हम बात कर रहे हैं। फिर एस्ट्राजेनेका के अंदर जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कई ममालिक में, यूरोप में उसको बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त जो 2 वैक्सीन जो कि बहुत अच्छे अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो है मॉडर्ना और फाइजर। पाकिस्तान के अंदर जो है एक चाइनीज वैक्सीन है कि जो कि यूज हो रहा है, चाइना में भी वो वैक्सीन यूज हो चुका है। इट्स अ वेरी सेफ एंड एफिकेशियस वैक्सीन। तो ये कि वैक्सीन तो है, लेकिन जो है कितने लोगों को वैक्सीन कितनी जल्दी लगाया जाएगा और कितना वैक्सीन दस्तयाब होगा, ये एक फैक्टर है। आपके 80%, 70 to 80%, 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगना होता है हर्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोगों को ये वैक्सीन लगना होगा। तो डॉक्टर साहब, मॉडर्ना और फाइजर की अगर बात कर लें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये दोनों कंपनियां इस वक्त वहाँ पर भी चल रही हैं और इन्हीं की वैक्सीन यूज़ की जा रही है, बच्चों के हवाले से कोई काम कर रही हैं कि बच्चों को कब से वैक्सीन देनी शुरू कर देंगे ये लोग? इस वक्त जो है वो FDA की कमेटी इसके ऊपर जो है वो गौर कर रही है और तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर हमें ये पता, 2 या 3 हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये बच्चों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये कि यहाँ पर तो जो है अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर तो ये एक आसाइश मौजूद है कि बच्चों को शायद वैक्सीन तकरीबन 2 या 3 हफ्तों के बाद लगना शुरू हो जाए। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान के अलावा भी कई और ममालिक हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चूँकि ये वैक्सीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी हमें बताइएगा कि हम जब मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या जो तमाम वैक्सीन्स हैं वो हर वेरिएंट के लिए जो है काबिले इस्तेमाल होंगी, उस पर असरअंदाज होंगी, उससे आपका बचाव कर पाएंगी? क्या हमें नई वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी? भाई इस वक्त जो है मॉडर्ना, फाइजर और जो है J&J भी जो थी और एस्ट्राजेनेका जो थी वो जो है वो जो वाइल्ड वेरिएंट जो शुरू में आया था जिसे हम COVID-19 कहते हैं, उसके लिए तो बहुत यूजफुल थी। लेकिन इसके अंदर एक कुशन फैक्टर होता है कि अगर आपकी टाइटर जो है 100% होती है एक वेरिएंट के लिए और फिर दूसरा वेरिएंट आता है, तो इस वक्त देखा गया था कि वो जो बरतानिया से जो वेरिएंट आया था और जो ब्राज़ील से वेरिएंट आया था, इसके अगेंस्ट ये जो और दूसरे जो साउथ अफ्रीका से वेरिएंट आया था, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन काफ़ी हद तक काम कर रहा था। 100% नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी कर रहा था, क्योंकि 20% कुशन फैक्टर होता है तमाम वैक्सीन के अंदर। लेकिन जो है अभी हमें ये नहीं पता कि जो है वो कैलिफोर्निया का जो वेरिएंट है उस पर ये कितना काम करता है। हमें ये नहीं पता कि जो है जो नया इंडियन वेरिएंट जो आया है उस पर ये कितना काम करेगा। लेकिन ये कि वैक्सीन से जो है फ़ायदा ये है कि अगर वो 100% काम नहीं भी करता तो इंसान के अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है ताकि वो कि वो जो है वायरस को फाइट कर सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, यही बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि मेरे ऊपर जो है वैक्सीन ने बेहतरीन तरीके से असर किया है? क्या एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना होगा बाद में, या कोई टेस्ट ऐसा है जिससे पता लग सके कि क्या वैक्सीन का फायदा हुआ? भाई देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट तो आप जब इंसान किसी को कोविड होती है, राइट, ठीक है, कोविड होने के बाद अगर आप जो है एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और मैं जो है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लड सीरम एंटीबॉडी टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अगर आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बने कि नहीं बने। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बने कि नहीं बने। इस वक्त इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब नई जो स्टडीज आई हैं उसमें ये देखा गया है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन जो हैं वो तकरीबन 5 महीने तक जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज रख रहे हैं।
अब ये भी हमें नहीं पता कि ये 5 महीने से ज़्यादा रखेंगे या 3 महीने से ज़्यादा रखेंगे या पूरा साल रखेंगे या फिर हमें दोबारा से वैक्सीन देना पड़ेगा। इस वक्त फाइजर और मॉडर्ना जो हैं वो एक और वैक्सीन बना रहे हैं, बूस्टर डोज बना रहे हैं, ताकि अगर ये वैक्सीन जो वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो सके और कामयाब ना हो सके तो उन्हें एक बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर हम देख रहे हैं हो रहे हैं। हालांकि पहली जब वेव आई थी उसके बाद जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले डॉक्टर्स को, जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ था, उसको लगाई गई। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्या वजूहत हैं इसकी? क्या उनके लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रोटेक्शन, देखिए मैं फरवरी से अब तक, हत्ता कि मुझे वैक्सीन कई महीनों पहले लग चुका है, मैं अब भी मास्क पहनता हूँ। मैं हर वक्त जो है वो N95 या KN95 मास्क रखता हूँ अगर मैं बाहर जाता हूँ तो। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, कहते हैं कि यार अब मुझे जो है लग चुकी है बीमारी या मुझे जो है वैक्सीन लग गई है तो मैं ज़रा केयरफुल कम हो जाऊँ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा रही है बल्कि पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है, जिसे मैं कहता हूँ कोविड फटीग। लोग थक गए कोविड से और वो आज़ादी चाहते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है अगर थोड़ा सा जो है अगर रिलैक्स हो गए तो फिर तो बीमारी लगने के इम्कानात उनके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, अगर मास्क को पहनते हैं, अगर वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, PPE जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल तो ठीक है। आप अगर वैक्सीनेट खुद को करवा भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपने जो है SOPs पर अमल दरामद उसी तरह से रखना है अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं। डॉक्टर राशिद चोटानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अमेरिका से आप मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। आगे बढ़ेंगे इशाल, और आज जो है दुनिया भर में खून की बीमारी हीमोफीलिया का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी के बारे में आगाही जो है वो वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हीमोफीलिया है क्या? जिस्म में खून की मुनासिब रवानी ही सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन जब यही रवानी बेतरतीब हो तो इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है और इसको कहते हैं हीमोफीलिया। ये एक मरूसी मर्ज़ है जिसे हम आम नहीं ले सकते, हम इसे नॉर्मल नहीं ले सकते हैं। ये इसका इलाज जो है वो ता ज़िंदगी चलता रहता है। मामूली चोट लगने पर भी देर तक खून बहते रहना, ये इसकी एक बड़ी अलामत समझी जाती है। बाज़ मरीजों के जिस्म के अंदर जो है अचानक खून बहने लगता है, जिससे जोड़ों और जो मुख्तलिफ अज़ाएं उसमें शदीद दर्द होता है, सूजन होती है, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। ये बीमारी होती कैसे है? जो क्योंकि हम इसको मरूसी बीमारी कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अहम बात है कि जान लेना चाहिए कि जी कि इसको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, हमारे इख्तियार में है भी ये चीज़ या नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में 4 लाख से जो ज़ायद अफराद हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और दुनिया भर में जो ये 4 लाख हैं और पाकिस्तान में तकरीबन जो है 20,000 अफराद हीमोफीलिया के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इशाल, एक और अहम चीज़ है इसके अंदर कि मर्दों के निस्बत कहा जा रहा है कि ख़वातीन को जो है ना ये ज़्यादा अफेक्ट पाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा ये बीमारी है क्या? हम इसको मरूसी बीमारी कह रहे हैं, इससे हम क्या समझें कि ये बीमारी हमारे इख्तियार में है कि हम इसको रोक सकते हैं? जी, हीमोफीलिया जो है ये खून की एक मरूसी बीमारी है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर मर्द हजरात में होता है और ख़वातीन जो हैं वो इसकी कैरियर होती हैं। अच्छा। इसमें ये होता है कि खून के जमने की जो सलाहियत है, यानी क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी, वो मुतासर होती है और उसकी वजह से खून के जमने का निज़ाम जो है वो ठीक तरह से नहीं होता है और इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो जाए किसी भी वजह से तो वो रुकती नहीं है और या बहुत देर में रुकती है, जिससे खून का ज़िया भी होता है और दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं जिस्म में। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो कितनी बड़ी तादाद में हीमोफीलिया की बीमारी पाई जाती है और क्या यहाँ इसका मुनासिब इलाज है? कोई प्रॉपर हमारे यहाँ सर्वे तो नहीं हुआ है जिससे मरीज़ों की एग्जैक्ट तादाद का हिसाब लगाया जा सके, मगर ग़ालिबन 20 से 25 हज़ार अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं जिनको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर फॉर्म में हीमोफीलिया है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है सर, इलाज के हवाले से बताइएगा, इसका इलाज मुमकिन है? पाकिस्तान में जो है मुनासिब इलाज मौजूद है? और ये बता दीजिएगा अलामात क्या हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि ये शख्स हीमोफीलिया के मरज़ में जो है मुब्तला हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान जैसे माशरे में और इस्लामी ममालिक में आपको पता है कि जो मेल
चाइल्ड होता है उसकी बहुत ही शुरू में सर्कमसिजन कराई जाती है। तो वो बच्चे जिनको हीमोफीलिया का मर्ज़ हो वो बहुत जल्दी उनके पता चल जाता है कि इनको हीमोफीलिया या ब्लड क्लॉटिंग का कोई मसला है, तो उस वक्त वो ज़्यादातर पाकिस्तान में उस वक्त ये मर्ज़ की डायग्नोसिस होती है। तो डॉक्टर साहब इससे अमवात का खदशा भी है कि अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है या आपको हीमोफीलिया है तो इस सूरत में अमवात का खदशा भी होता है? जी बिल्कुल, अगर सही तरह से देखभाल ना की जाए और इलाज की अच्छी सहूलियात ना हो तो फिर ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है, क्योंकि मामूली चोट से भी अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए और वो ना कंट्रोल हो पाए तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसके अपने मसाइल हैं, यानी कि जोड़ों में अगर ब्लड निकल रहा है तो फिर जोड़ों को मुतासिर होते हैं। और इसके अलावा अगर ब्रेन में हेमरेज हो जाए तो उसके बहुत नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसके भी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मगर बाहर के ममालिक में जहाँ पे इस मर्ज़ की बहुत अच्छी तरह देखभाल की जाती है, बेहतर सहूलियात हैं, वहाँ पे हीमोफीलिया के मरीज़ जो हैं बहुत नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो गुजार सकते हैं, बशर्ते कि वो अच्छी तरीके से मैनेज किए जाएं और उनको इलाज मुआवजे की अच्छी सहूलियात तो डॉक्टर साहब इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या शादी से पहले कोई ऐसा टेस्ट हो सकता है जिससे पता चल सके कि शादी के बाद इस जोड़े के जो बच्चे हैं उनमें हीमोफीलिया पाया जा सकता है, वो इस मर्ज़ से मुतासिर हो सकते हैं? क्या ये ऐसा मुमकिन है? जी किसी हद तक मुमकिन है। 70% के करीब जो मरीज़ होते हैं हीमोफीलिया के उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है इस किस्म की अलामात की तो वहाँ पे फिर एहतियात की जा सकती है। और फीमेल्स जो हैं वो कैरियर होते हैं, मेल्स में ये हीमोफीलिया होता है। तो अगर किसी फीमेल की शादी हो तो जिसको पता हो कि वो कैरियर भी है तो फिर हर प्रेगनेंसी पे उसका जेनेटिक टेस्ट कराए जा सकते हैं और फिर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, जब हम मौरूसी बीमारियों का जिक्र करते हैं तो हमें स्टडीज़ अक्सर ये बताती हैं कि कज़न मैरिजेस जो है वो बड़ी वजह बन जाती हैं। फिर एक कैरियर हो दूसरा कैरियर ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें बीमारी में भी क्या कुछ ऐसा ही है? नहीं, आप थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे दो कैरियर्स की आपस में शादी हो जाए तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश के। हीमोफीलिया मुख्तलिफ है। ये एक एक्स क्रोमोसोम के ज़रिए ये जेनेटिक बीमारी फैलती है और इसमें कैरियर जो है वो फीमेल ही होती है, मगर जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें मेल जो होते हैं उनमें ये मर्ज़ आता है और जो फीमेल होते हैं वो उसमें कैरियर होते हैं। ठीक है, डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बीमारी के हवाले से हमें बता रहे थे एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इस पर चेक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से वो बता रहे थे कि अगर जो है फीमेल इसकी कैरियर है तो फिर जो है हर प्रेगनेंसी पे ये टेस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी बीमारी की तशखीस होना सबसे पहले ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस मर्ज़ में इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेस्ट पे नहीं जाते, हम लोग किसी चीज़ को चेक नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजिंग्स आ रही हैं, हमारी बॉडी में अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है, हम ब्लीडिंग को बड़ा माइनर सा लेते हैं कि अगर कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, तो शायद हमारे अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा है इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है कि आप जाएं डॉक्टर के पास और कंसल्ट करें, आपका टेस्ट हो, कहीं आपको हीमोफीलिया तो नहीं हुआ। खुद से फैसला मत कीजिए, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये बचपन में मालूम हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है और अपनी बीमारी को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, ये सबसे अहम चीज़ है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं एक अहम पॉइंट लेकर। माजी की शाहराए रेशम, हाल का सी पैक कहा जाए तो गलत नहीं, यानी सी पैक यानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है।
चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के पहले मरहले के मंसूबों के समरात आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। कैसे हुए हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले मरहले के मंसूबों में तवानाई के मंसूबे और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। दूसरे मरहले की बात कर ली जाए तो सनती तरक्की, ज़राअत पर तवज्जो दी जा रही है और CPEC को पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी गौर किया जा रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं और सनत और ज़राअत दोनों शोबे पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी अहमियत के हामिल हैं। ये वो दो शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान ने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की नहीं की है और इसी वजह से पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना भी रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। CPEC के तहत दूसरे मरहले में इन दोनों शोबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस मकसद के हसूल के लिए तफसीली मंसूबे तरतीब दिए गए हैं जिन पर काम का आगाज़ हो चुका है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आइंदा बरसों में पाकिस्तान में माहौलियाती सयाहत नहायती तरक्की करेगी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान की GDP में सयाहत के शोबे की शराकत 11% तक बढ़ सकती है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है और मकामी लोगों के लिए 2.37 मिलियन से ज़ायद मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। ये बहुत अच्छा, आवाम का ये सवाल होता है कि कैसे मुलाजमतें कैसे मिलेंगी, हम आखिर कब तक इससे मुस्तफीद होंगे। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इसी प्रोग्राम में आज मिलने वाले हैं। अभी हम देने वाले। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सफ़ीर हैं सिल्क रूट प्लानिंग CPEC के लिए चाइना की जानिब से एजाज़ी सफ़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत। सर पहले तो हमें ये बताएं कि CPEC जो है पाकिस्तान के लिए एक तो फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। आवाम को कैसे समरात मिलेंगे, कब से मिलना शुरू होंगे, कितना वक्त लग जाएगा? इस चीज़ को मैं शुरू करता हूँ पहले कि CPEC इज़ अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट प्लानिंग। सिल्क रूट प्लानिंग जो है ये 68 कंट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड बेल्ट करता है। अच्छा। जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो इसके समरात डेफिनेटली पाकिस्तान तक आएंगे क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक बड़ा की रोल प्ले कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो चाइना के 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, चाइना उन्हें इंटरलिंक कर रहा है ट्रेन के साथ और रोड के साथ, एंड दे आर ब्रिंगिंग इट अप टू नॉट ओनली फॉर गवादर एंड ऑल्सो कराची। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। हम ये कह सकते हैं पार्शली स्टेज 1 इज़ ऑलमोस्ट डन नाउ, and we are moving to the stage 2, and stage 2 is it is called B2B, buyer to buyer, and then we have to go to B2C. सो इस स्टेज में जाके जॉइंट वेंचर्स होंगे मुख्तलिफ कंपनियों के, चाइना के, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की उन सब कंपनियों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका हम इनिशिएटिव दे सकते हैं चाइनीज़ को कि दे शुड मूव देयर फैक्ट्रीज टू पाकिस्तान एंड वी विल प्रोवाइड देम मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट एन एक्सपोर्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द सी रूट, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का बेनिफिट है दैट इज़ अ सी रूट। वो सी रूट जो चाइना को अपने ईस्टर्न कोस्ट से बहुत दूर एक लंबा फासला तय करना पड़ता है, वो अगर हम गवादर के ज़रिए और कराची के ज़रिए, ये भी याद रखिएगा गवादर भी डेवलप होगा और कराची पोर्ट भी मज़ीद एक्सटेंड होगी। ये हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को समझते हैं कि जी शायद गवादर ही एक है, ऐसा नहीं है। तो इससे हम एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे। यहाँ से एस्टिमेटेडली 1 मिलियन कंटेनर्स इन एंड आउट होंगे फ्रॉम चाइना साइड और उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान को बेनिफिट कैसे मिलेगा कि जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड देन ये फैक्ट्रीज भी पाकिस्तान में मूव करेंगी। हमारा एक्चुअल बेनिफिट तो वो है जहाँ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, अपने लोगों को रोज़गार देना है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। हमसे जब भी बात की जाती है हमें कहा जाता है कि जी चाइनीज़ अपनी लेबर लेके आएंगे, चाइनीज़ अपनी लेबर लेके आते हैं। इट इज़ नेवर पॉसिबल। पूरी दुनिया में ये बात पॉसिबल नहीं है। चाइनीज़ कभी भी अपनी लेबर, उनको फिजिबल ही नहीं है। अच्छा, अगर वो अपनी लेबर लाएंगे वो कैसे अफोर्ड करेंगे $1000 $1200 का एक लेबर क्लास का। लेकिन अगर हम उन्हें टेक्निकल लेबर प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें स्किल्ड लेबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे। हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। हमने आज तक स्किल्ड लेबर पे, टेक्निकल लेबर पे कोई काम नहीं किया। आमिर साहब, अब अगर हम देखें CPEC जो है वो लोग उससे सवाल करते नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो बार बार ये कह चुके हैं कि मुलाजमतें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आवाम के लिए मुलाजमतों के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। किस तरीके से आवाम तक ये मौक़े मिलेंगे और फ़ायदा आवाम को क्या होगा इससे? और हम कहाँ पे कोताही में है? जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, हमने तो काम ही नहीं किया कि स्किल्ड लेबर दे सकें। जी, मेरी कोताही जो मुझे पहलू नज़र आता है वो ये है कि हमारे यहाँ पे थिंक टैंक्स,
और वर्किंग पेपर्स, इस पे कोई ऐसी नई प्रपोजल्स, यहाँ तक कि हमारे जो फाइनेंशियल में इदारे हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रेड विंग्स हैं, जिसमें मैं अपनी चैम्बर्स की बात करूँगा, कितनी वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पे, मुझे तो नहीं नज़र आती। कितनी दफ़ा उन्होंने उस पर प्रपोजल्स ली हैं लोगों से, अवाम से, कि जी आप हमें बताएं कि CPEC पे हमें कैसे काम करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। आई कांट सी एनीथिंग। और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अगर आप चाइना की बात करें तो सिल्क रूट प्लानिंग पे वहाँ पे 400 से ज़्यादा चेयर्स हैं, 400 से ज़्यादा थिंक टैंक्स हैं। अच्छा। यहाँ पे अपेरेंटली मुझे जो नज़र आते हैं वो एक नस्ट में काम हुआ है थोड़ा सा या लम्स में, बट वेयर आर द प्रपोजल्स? वो प्रपोजल्स कहाँ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ये बैठ के इनिशिएटिव ले कि हमें CPEC को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है। अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी। हमें इसके लिए बहुत सी वर्कशॉप्स करने की ज़रूरत है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि एक वर्किंग क्लास, एक लेबर क्लास, उसको भी जब आप एक फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजते हैं तो दे ऑल्सो शुड हैव अ सर्टिफिकेट कि हमने ये इतनी ट्रेनिंग ली है, हमें इतना पता है, भले 1 महीने की ट्रेनिंग है। सर पहले में ट्रेनिंग स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो जॉब्स के मौके भी हमारी आवाम। सर हमें कल्चर के हवाले से बताएं थोड़ा सा कि किस तरीके से हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि हमारा कल्चर कहीं तब्दील तो नहीं हो जाएगा, हमें ये परेशानियां जो है ना वो लाहक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब इस तरीके से ट्रेड हो रही होती है तो फिर मूवीज़ भी बन रही होती हैं, हम उनके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। सियाहत ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है हमेशा से जोर रहा है, कितना फ़रोग मिलेगा? जी हम बिल्कुल, चाइना का हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि चाइना इज़ ऑलवेज प्राउड टू बी एन ईस्टर्न कल्चर। वो हमेशा हमारी तरह यही कहते हैं कि हमारा कल्चर एक ईस्टर्न कल्चर है, हम लोग वेस्ट से इम्प्रेस्ड नहीं हैं। तो इसी तरह की बात हमारे मुल्क के लिए भी है कि हम लोग भी वेस्ट से इम्प्रेस्ड नहीं हैं, हमारा कल्चर भी जो है वो ईस्टर्न कल्चर है। तो हमें जो देखने की ज़रूरत है कि हम उनके साथ कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं। जब भी कोई कंट्री अमीर होता है या उसके पास पैसे किसी नेशन के पास आना शुरू होते हैं, सबसे पहले वो अपना कल्चर स्प्रेड करने की कोशिश करता है। ये एक दुनिया का लॉ है जी। हम लोगों ने चाइना के साथ जो हमारे कॉमन ग्राउंड्स हैं बहुत सारी, जैसे हम बसंत मनाते थे, हम उसे बसंत बहार कहते थे, चाइना वाले चाइनीज़ ज़ुबान में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह वो भी बसंत बहार कहते हैं। हमारी बहुत सारी सोशल जो है वो चीज़ें आपस में मिलती हैं और चाइनीज़ भी अपने बुज़ुर्गों की, हम लोग अपने बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। वी रिफ्रेन टू स्मोक इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो चाइनीज़ भी बिल्कुल हमारी तरह एक ऐसी ही सोसाइटी, ऐसा ही कल्चर रखते हैं। दूसरी बात आपने की कि मूवीज़ एंड दिस ऑल, ये एक इतना बड़ा एलिमेंट है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी निस्बत मैं समझता हूँ कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा हिट किया है चाइना मार्केट को, विद द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़, ऑल्सो विद द ड्रामास। इवन देयर ड्रामास आर नॉट एज गुड एज पाकिस्तानी ड्रामा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हिट किया और वो जो इतना हिट किया है वो ये चीज़ें हमें पीछे लेके जाती हैं। हम अभी तक चाइना को अपना सॉफ्ट इमेज जो हमें पास करना चाहिए, ऐसा इमेज कि जी पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री एंड इट इज़ अ वेरी लविंग कंट्री और आप यहाँ पे आएंगे तो यू विल फील लाइक अ सेकंड होम, हम उन्हें ये बता ही नहीं सके। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट नेशन चाइनीज़ हैं, जो पूरी दुनिया में टूरिज़्म पे उन्होंने वो एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे टूरिज़्म का ठीक है, हमारे PM साहब ही इज़ वेरी विजनरी, ही कैन अंडरस्टैंड कि सबसे अच्छा इमेज तो यही है कि आपने टूरिज़्म को प्रमोट कैसे करना है। लेकिन टूरिज़्म कोई स्पॉटेड टूरिज़्म प्रमोट नहीं होती, जैसे आप ये सिर्फ कहेंगे जी आपने एक मालम चब्बा को प्रमोट कर दिया एंड देन यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक पूरी टूरिज़्म टीम, टूरिज़्म पॉलिसी एंड वहाँ पे जो चाइनीज़ जो टूरिस्ट कंपनीज़ हैं उनको इंगेज करना पड़ता है, उनको साथ मिला के आप आगे लेके आएँ, उनसे मिनिमम पे बात करें कि आप हमें मिनिमम कितने टूरिस्ट क्या हम इसमें अभी तक नाकाम क्यों हैं? और दूसरी बात ये कि आप अफगानिस्तान के साथ भी बता रहे हैं कि हम इसको वसी कर रहे हैं, CPEC ईरान को खासी तौर पे वो कंफ्यूजन चल रही है, उसमें लोग परेशान है पाकिस्तान में।
जी, ईरान के साथ जो चाइना की डील है वो डिफरेंट है। वो हम लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ जो उनकी डील है, लोगों को इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए। ईरान के साथ उनकी बार्टर ट्रेड है, अच्छा, हमारे साथ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है। ये और तरह की इन्वेस्टमेंट है, इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो सॉवरेन गारंटी होती है इसकी, ये एक हकीकत है, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ईरान के साथ चाइना ने एक बार्टर ट्रेड किया, और वो ट्रेड भी ज़्यादातर किस चीज़ पे किया है, कभी काश के हम उसे पढ़ने की कोशिश करें कि उनके $280 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ फॉर द टू डेवलप द ऑयल रिसोर्सेज। और ये ऑयल रिसोर्सेज वो कोई नए नहीं निकाल रहे, उनकी जो ईरान के बहुत सारे ऐसे वेल हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी से ड्रिल हुए थे, और अब उन्हें उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है नई टेक्नोलॉजी पे। सो देयर इज सम ऑयल लेफ्ट ऑन द बॉटम। तो चाइना उनके साथ मोस्टली जो एग्रीमेंट कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो जो ऑयल है उसको निकाल लिया जाए, क्योंकि दोनों, जिसे कहा जाता है जी सब्सिडाइज प्राइस पे जी ऑयल दे दिया। बेसिकली तो ईरान के लिए वो ड्राई वेल्स हैं। अगर चाइना ने उसमें से कुछ निकाल लिया है तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज। एंड दिस इज़ अ 25 years प्रोजेक्ट, एंड 25 years इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, वो एक अलग तरीके का एक मंसूबा है, और उनका एक दूसरे के साथ जो है अगर हुआ है इसके ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई असर उससे पाकिस्तान, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स जो कि कभी इंडिया के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे, दे आर गेटिंग मोर सिक्योर्ड, क्योंकि वहाँ पे अगर उस साइड पे भी चाइना आके बैठ जाएगा तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा हो जाएगा। आमिर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए सबसे पहले पाकिस्तान हिस्सा बने, बहुत बेहतरीन मंसूबा है। उम्मीद करते हैं कि इसके समरात जल्द जो हैं अवाम तक, पाकिस्तान तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, उन तब्दीलियों के ऊपर बात करेंगे। मौशी मुश्किलात से लड़ती हुकूमत के जो तजुर्बात है ना इशाद, वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर दी हैं। काबीना में मजमूई तौर पर 6 वज़रा के कलमदान तब्दील किए गए हैं। माहिर मुआशियात की बात कर लें तो शौकत तरीन आ चुके हैं नए वज़ीर ख़जाना बनकर, और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू की जिम्मेदारियाँ भी उन्हें सौंप दी गई हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं, वज़रा को इधर से उधर रखना, भी रिसेंटली हमाद अजहर को वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, इजाफी जो है कलमदान सौंपा गया था। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, अगर वज़ीर आज़म साहब की ज़ुबान में बात कर ली जाए तो दूसरी इनिंग्स का तो आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक टीम ही फाइनल नहीं हो रही है। टीम क्या खेलेगी सर, क्या मुश्किलात हैं? वज़ीर आज़म साहब क्यों बार बार तब्दीली कर रहे हैं? देखो भाई, ये जो आप जिसे बड़ा खूबसूरती से आपने दूसरी एक इनिंग का बात की है वो दूसरी इनिंग शुरू नहीं हो रही। शुरू इसलिए नहीं हो रही कि हमें बुनियादी माशी निज़ाम में तब्दीली करनी पड़ेगी। ठीक है, इस जमाने में, आज की दुनिया में जो निज़ाम लागू है, इस निज़ाम में कोरोना ने इसकी तमाम जितनी भी इस निज़ाम की यानी खामियां थी वो इस तरह से यहाँ और जाहिर कर दी हैं। देखें, मिसाल के तौर पे आज की बात क्या है? आज की बात यह है कि दुनिया का बेहतरीन हेल्थ का सिस्टम किस अमेरिका का है। हाँ, मगर सिर्फ अमीरों के लिए। सही। ये जो निजाम था ना सिर्फ अमीरों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, वो नंगा हो और यहाँ हो गया है। इस वक्त तक कोई सियासी तहरीक इसको छेड़ती नहीं है, इसको तब्दीली का या इसमें बैठती नहीं है इस निजाम के हवाले से। ठीक है, तो निजाम में कुछ भी नहीं है। निजाम ये है, ये वही निजाम है जो इसाकदार छोड़ के गया था और हमें बर्बाद करने के लिए निजाम ये बना हुआ है। इसमें बुनियादी जो तब्दीली लाने की जरूरत है वो ये है, इसे बहुत बड़ी आबादी के हक में कैसे उस्तवार किया जाए। निजाम 1% लोगों के लिए है, 99% लोगों को बर्बाद करने के लिए है। ये मैशत का निजाम हो, सियासत का निजाम हो या कुछ भी हो, यही जो तब्दीली है, इसके लिए अगर आप देखें, ये आज जो इंडिया में आज किसानों ने जो घेर रखा है इस बहुत बड़े साउथ एशिया के एक जो दारुल खिलाफे को, वो क्यों घेर रखा है? इस निजाम को हमारे हक में इस्तेमाल करो, हमारे जेब से निकालते। तो सर ये सिर्फ वजीर खजाना के हाथ में होता है कि हमने तो असद उमर साहब को बदल दिया, हफीज शेख साहब को बदल दिया, हमाद अजहर साहब को लेके आए, लेकिन चंद ही दिन में उनकी छुट्टी होगी। क्या ये सिर्फ वजीर खजाना के हाथ में है?
वजीर खजाना की औकात इस हमारे जैसे मुल्कों में सिर्फ इतनी होती है जैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, और उसकी तैनाती भी वही करते हैं आलमी इदारे। ठीक है। जब तक हम अपनी मैशत को वापस बाजियाब नहीं, हमें वही लड़ाई लड़नी है जो हमने भारत में इस अखंड भारत में या इस बड़े सगीर की लड़ाई में आजादी के वक्त जो लड़ाई लड़ी थी। सही। हमने एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब हमें लड़ाई लड़नी है अपनी मैशत को आजाद कराने के लिए। ठीक है। हमें अपनी इस गुलामी का तौक जो हमारे गले में डाला हुआ है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोग रात दिन मेहनत करते हैं उन साहूकारों का पैसा देने के लिए जो कई दफा हम अदा कर चुके हैं। जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं होती या इसकी बाकी सारी बातें फजूल हैं। आज मीटिंग हो गई, आज कबीना बैठ गई, भाई बैठो उठो, हमारे पैसों से बैठते उठते हो, हम पैसे और ये वजीर क्या कहते हैं कि आपको नौकरियां देना हमारा अच्छा भाई हमने तो नौकरी दे रखी है तुम्हें, हम तुम्हारे बच्चों के फीसों के पैसे, तुम्हारी बिजली घर में जो आ रही है उसके पैसे, जिस तुम रेजिडेंस में रहते हो उसके पैसे तो हम देते हैं, इस मुल्क के अवाम देते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसी सियासी तहरीक की जरूरत है जो हमारे इन हकूक को बाजियाब करवाए, वरना हम गुलाम थे, हैं और रहेंगे। सईद काजी साहब, तो क्या समझते हैं शौकत तरीन साहब जो हैं वो मुआशी मसाइल पर काबू पा सकेंगे? क्योंकि इसका इन्हिसार तो टोटली हुकूमती पॉलिसियों पर जाता है, अवाम भी तजब्जुब का शिकार नजर आती है। कोई अवाम तजब्जुब का शिकार नहीं। अवाम को पता है कि सागदार भी हमारी जेब काटता था, शौकत तरीन भी पहले काट चुका है, और भी लोग, और रियासत को चलाने के पैसे हमसे लेते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए, जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, उससे 80 से 90% पैसे मैं और आप देते हैं। आपकी तनख्वाह आपको जेब में जाने से पहले आपका टैक्स कट जाता है, हम चलाते हैं इस रियासत को। मगर हमारे मफाद में एक भी सियासी इदारा उस्तवार नहीं है। हमें हमारी चोरी करते हैं, हमारी जेब काटते हैं, और 1% लोग जो हैं उनके मफाद में ये पॉलिसियां बनाते हैं। जब तक ये पॉलिसियां हमारे मफाद में नहीं बनेगी, आप यही समझें कि हम आज भी गोरे के गुलाम हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा कि हम ये समझते हैं कि एक प्रोसेस को समझने के लिए, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि हमें जब समझ आने लगती है तो 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, 5 साल कम हैं। नवाज शरीफ भी यही बात किया करते थे। तो इतने वज़रा को तब्दील कर देना, उनके कलमदान तब्दील कर देना, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, लेकिन गोल कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर गोल की कमी आ रही है। झूठ बोलते हैं आपसे, ये वारदाती हैं, ये फ्रॉडिये हैं, इन्हें पता है कि किसकी जेब काटनी है। मेरे भाई, मुझे 35-40 साल हो गए हर बजट कवर करते हुए। हर बजट में मेरी जेब कटती है, मेरा बच्चा मरता है, गरीब का बच्चा मरता है, ये इनको पता है सारा। ये 2 नंबर बात करते हैं ये कि जी हम 5 साल लग जाते हैं, 5 बारियां लेते हैं ये, और हर बारी में इनको सब पता है। ये ना समझे इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता है कि 99% लोगों को बर्बाद करके 1% लोगों को आबाद करना है, इसलिए नौकरी मिलती है इनको। मुझे बनाओ ना वज़ीर खजाना, मुझे क्यों नहीं बनाते? ये क्या इनके सुखाब के पर लगे हुए इनके पास। मैं एक बात करता हूँ, ये क्यों बड़ी डिग्रियां, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये 2 नंबर डिग्रियां अपने घर में जेब में डाल लो। ये सब डिग्रियां हमें बर्बाद करने के लिए बनी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैशत, ये सियासत, ये सब कुछ जब तक हमारे अवाम के हक में इस्तवार नहीं होता, जमहूरियत भी ढोंग है, ये निजाम भी ढोंग हमारी जेब काटने के लिए। सईद काजी साहब, तो फिर अवाम को करना, हुकूमत को करना क्या चाहिए? कोई तरीका कार ही बता दें कि हुकूमत किस तरीके से इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत वही करती है। जरा जाके इनके घर देखो, डिप्लोमेटिक एनक्लेव देखो, वजीरों के घर देखो, प्राइम मिनिस्टर हाउस देखो, ये क्या करते हैं? हम बिजली का बिल, इनकी औकात इतनी नहीं है कि अपनी बिजली का बिल दे सके। हम देते हैं, हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, हलाल की रोटी खाते हैं, मगर हमारे हक में ना पार्टीज उस्तवार हैं, ना ये रियासत उस्तवार है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमें आज़ादी की एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस मुल्क के अवाम को, वरना उनका इस्तेसाल होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे बन का आप हिस्सा बने। तब्दीलियाँ की गई हैं, अब देखना ये होगा कि ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं इनके बाद भी कुछ हालात मुख्तलिफ होंगे या नहीं होंगे। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला तो गवर्नेंस और महंगाई पर काबू पाना है, तो अब महंगाई पर काबू पा पाती है या नहीं पाती? बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सिंध के बुनियादी सहूलतों से महरूम अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबे के लिए 446 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। जी हाँ, सखर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज के असरात जल्द सिंध के आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे। पूरी कोशिश है नौजवानों को पैरों पर खड़ा करें। हाँ जी, वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत पर तनकीद भी की और कहा कि अंदरून सिंध मुल्क का जो है वो गरीब तरीन इलाका है। सिंध के कई इलाके आगे जाने की बजाय या पीछे जा रहे हैं और हमारी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम का 33% जो है वो सिंध पर खर्च किया। और इमरान खान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मनसूख कर दिया, इससे नुकसान सिंध का हो रहा है। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। कराची पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से। हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए और उससे अरबों अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था। सिंध के लोगों को नौकरियां मिलनी थी, जो वेल्थ जनरेशन होनी थी, यानी जो एक पूरा शहर बनना, इसका मतलब जो रोज़गार जो खर्चा होना था वो सारा सिंध में होना था। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफ़ा भी होगा वो भी आप रखें। लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज़्यादा सिंध को हो रहा है इससे। अंदरून सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत थी। 33% हमने एहसास का प्रोग्राम सिंध में खर्च किया पैसा। 440 अरब का जो पैकेज बनाया, ये बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पैसे खींच के बनाया। तो इंशाल्लाह ये 1 महीने के अंदर ये पैकेज ज़मीन पे आना शुरू हो जाएगा और इसकी आपको असरात मिलने शुरू हो जाएंगे। ये था वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ऐलानात करते हैं लेकिन वादे वफा नहीं होते। हाँ जी, इनसे तो माजी के मंसूबे मुकम्मल नहीं हो रहे। मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा आपको वो भी सुना देते हैं। 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान कराची वालों के लिए किया था। थरपारकर ज़िले के लिए ऐलान किया 1 अरब रुपए के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का। हैदराबाद शहर के लिए एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का ऐलान नहीं किया, इफ्तिताह कर दिया था। और कराची वालों कहते हैं कि 1100 अरब रुपए हम कराची पर लगाने जा रहे हैं। दफ़ाए टेंडर वसीम अख्तर साहब की काविशों से आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पैसे मुख्तस किए थे। पूरी PTI की काबीना पहुंच गई थी उसको रिसीव करने के लिए। K4 के लिए इन्होंने कहा कि हम टेक ओवर करके हम बना देंगे। ढूंढ रहे हैं कराची वाले, कोई भी एक ऐलान आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मैं मजबूर हूं कि अब कप्तान का एक और नाम तजवीज़ करना चाहूँगा मैं, ऐलान खान। जी, तो आपने सुन लिया जो रद्द-ए-अमल आया पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन बात यह है कि दोनों स्टेक होल्डर्स को, दोनों बड़ी जमातों को इस बात का इदराक करना होगा कि वफाक और सिंध की लड़ाई से 100% जो नुकसान हो रहा है ना वो सिर्फ अवाम का हो रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर IT तैमूर तालपुर साहब। तैमूर तालपुर साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक तरफ वज़ीर आज़म अब दौरा सिंध में सूबे के 14 तरजीही अजला के लिए 446 अरब के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म सोचते ही नहीं है, वफाक सिंध को कुछ देता ही नहीं है, वो तो सिंध के लिए इतना काम करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ऐलानात ही ऐलानात, वादे जो वफा ना हो सके ना कभी वफा होंगे, बातें ही बातें और झूठ ही झूठ। सिवाय इसके कुछ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान खान ने कुछ भी नहीं किया। ऐलान खान ने सिर्फ ऐलानात किए हैं, कोई वादा वफा नहीं किया। हम इनसे क्या एक्सपेक्टेशन करें? और तो और जो ऐलान खान आज तक सिंध को उसका जो ड्यू शेयर है 18th अमेंडमेंट के बाद वो नहीं दे सकता, तो वो क्या देगा आपको? आप मुझे बता दें। 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में क्या मिला कराची को या सिंध के किसी और सूबे को? क्या दिया सखर को? क्या दिया थरपारकर को? क्या दिया हैदराबाद को? तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त चला गया है। सबको पता चल गया है कि ये एक माफिया थी जो माल कमाने और करप्शन करने आई थी। जिन लोगों ने पाकिस्तान जो मोस्ट करप्ट नेशंस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 117वें नंबर पे था नवाज शरीफ के टाइम पर, आज उसको 124वें नंबर पे ले गए हैं। जो खसारा 70 साल में 23 ट्रिलियन पे, जिसको आप कहते हैं करप्ट हुकूमत आए या ना अहल लोग आए, तो 70 साल में उन लोगों ने इस मुल्क का खसारा
23 ट्रिलियन किया 70 साल में, आपने 3 साल में दुगना कर दिया। यानी 70 साल की करप्शन एक तरफ और आपकी 3 साल की करप्शन उससे डबल 43 ट्रिलियन पे आज इस खसारे को पहुंचा दिया है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें ऐसे किसी नालायक करप्ट। तो तैमूर तालपुर साहब, आप इस वक्त जो है क्या मुतालिबात रखे हुए हैं वफाक जो पूरे नहीं कर पा रही आपके? सबसे पहले तो जो हमारा ड्यू शेयर है, जो 18th अमेंडमेंट के बाद हमें मिलता है, सिंध को अपना हिस्सा दो। हम भीख नहीं मांगते वफाक से, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो 14 सीटें आपको मिली हैं नेशनल की और जब आपको प्रोविंशियल की सीटें मिली हैं, आप उनके थ्रू कुछ तो दें। जो आवाम ने आपको गलती कर दी वोट देने में, वही आवाम जिसने आपको वोट दिए, आज आप जहाँ जाते हैं टमाटर और अंडे खाते हैं। खसूसन सिंध में आप हमें अपना शेयर दे। जो वफाक ने वादा किया था, क्यों आज तक K4 का मंसूबा खाली पड़ा हुआ है जो पहले कंप्लीट हो जाना था? क्योंकि वफाक ने अपने शेयर नहीं दिए। जो मेन पानी का मसला है वो क्यों हल नहीं हो रहा? क्योंकि वफाक ने हमें शेयर नहीं दिया। आपका ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था वो 2 साल पहले कंप्लीट होना था। जब तक नवाज शरीफ का टाइम था, 19 था, 20 था, पैसे देने में सिंध को लेट करते थे। हमारी स्कीमों में कभी कभार 19-20 टाइम का फ़र्क होता था, पर कम से कम ड्यू शेयर तो मिलता था। आज तो सारे पैसे हमारे हड़प कर और पता नहीं कौन से सूबों में आज आप दे रहे हैं। तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपना शेयर मानते हैं। अगर आपको स्कीमें देनी है, बहुत अच्छा है, दें। हक है कराचीइट्स का, हक है हैदराबादिट्स का, हैदराबाद के अलावा सारे सिंध का हक है जिसके आप वजीर आजम हैं। आप कोई एक सूबे के नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। पता नहीं कब ये रियलाइजेशन आएगी। तो हम सिर्फ अपना शेयर मांग रहे हैं, हमें अपना शेयर दें। डेवलपमेंट के काम हमें करने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार पावर में है, सिंध में बार बार आते रहेंगे। तैमूर तालपुर साहब, वजीर आजम गए, दौरा सिंध के मौके पर थे, सूबाई हुकूमत की मौजूदगी नज़र नहीं आई है। ये तो क्रेडिट गेम लगती है कि वजीर आजम ऐलानात करने आए थे, सिंध हुकूमत ने अपने आप को इससे बिल्कुल दूर रखा। आपको एक बात समझनी चाहिए मेरे ख्याल से, अवाम तो समझ गई है, खसूसन सिंध की अवाम और हमारे कराचीइट्स तो सारी चीज़ समझ गए हैं कि हर रमज़ान में इमरान खान आते हैं, यानी कि ऐलान खान आते हैं, झूठे ऐलान करते हैं और वापस चले जाते हैं। उनका आने का मकसद कोई सरकारी टूर नहीं। अगर सरकारी टूर होता तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को बुलाते, वो उनको रिसीव करते, उसके बाद मीटिंग्स होती, मीटिंग्स के अंदर बातचीत होती, कोई प्रोग्रेसिव काम होता, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोई कंसेंट के साथ कोई सिंध की बेहतरी का काम होता। पर ये हर बार झूठे वादे करके जाते हैं, इस बार भी झूठे वादे करके जाएंगे। 2019 मार्च में आए थे और तब भी बड़े बड़े वादे करके गए थे। 162 अरब के पैकेज की बात करके गए थे। कहाँ गया वो पैकेज? उस 162 अरब से 1 अरब मिला आपको? तब आए थे, थरपारकर का टूर किया था, थरपारकर जाके कहा था कि 1 अरब के आपको हम मोबाइल हेल्थ यूनिट्स देंगे। वो 1 अरब तो क्या, 50 लाख का एक यूनिट बता दें जो दिया थर को, जिसकी वजह से आज थर की आवाम भी उनको बाकी सी तरह कोस रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, खराफियाँ की हैं और बेवफाइयाँ की हैं। सही। तो तैमूर साहब, तासुर तो ये भी है कि सिंध हुकूमत जो है उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करे ताकि उसका सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। सिंध तरक्की कर रहा है, सिंध तरक्की करता रहेगा। आप मुझे ये बताएं, आज आप कंपेयर करें गम्बट के साथ, गम्बट इंस्टीट्यूट के मुकाबले का कितने साल से KPK में ये बैठे हुए हैं PTI वाले, तो कौन से अस्पताल उन्होंने KPK में बनाए, कौन से अस्पताल इन लोगों ने नए पंजाब में बनाए, कितने कैंसर हॉस्पिटल्स और ये बना चुके हैं। हमारी तो वर्किंग आपके सामने है ना। मैं कहता हूँ कि आज आप कंपेयर करें सिंध के इंस्टीट्यूट्स को, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को, हॉस्पिटल्स को, NICVH को, NICVD को किसी और के साथ, और मुझे बताएं किसी और सूबे में ये काम हो रहा है, तो वी आर परफॉर्मिंग एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कीप परफॉर्मिंग। और हमारी उम्मीदें तो बहुत थी कि इमरान खान कुछ ना कुछ कराची के लिए या बाकी सिंध के सूबों के लिए करेगा, पर सिफर, निल बटा निल, 0 काम की इनसे हमें एक्सपेक्टेशन है। अल्लाह ताला जो भी करेंगे हम खुद करेंगे और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बात यह है कि सियासत इसलिए की जाती है कि अवाम को फ़ायदा हो। मुसलसल 13 साल हो गए आपकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या वज़ीर आज़म साहब को ये मौका मिला कि वहाँ पर जाकर वो ऐलानात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं हुआ,
लोगों की महरूमी है, तो आप नहीं समझते कि ये कोताही तो आपकी जानिब से हुई? क्या वज़ीर आज़म के दौरा सिंध के मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिंध हुकूमत को वज़ीर आज़म से मिलकर काम करने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी, ताकि सिंध और कराची के अवाम का कुछ तो भला हो सकता? आप लोग तो गए ही नहीं, अब क्या ट्रांसलेट होगा? आप लोग तो पहले दिन से ही इख्तलाफ पे आ गए हैं। मुराद अली शाह साहब को मैसेज आया है, उन्होंने ना तो सिर्फ उनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, उनकी सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं। कराची की मीटिंग्स तो बहुत दूर की बात है। जब भी मुराद अली शाह साहब को कोई मीटिंग के लिए कॉल किया जाता है इस्लामाबाद का, वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, पर वो गैर जिम्मेदाराना ना अहलों को मेरी एडवाइस है कि मेहरबानी करें इस मुल्क की सालमियत का, सिंध की सालमियत का, बेहतरी का, इस इकॉनमी का कुछ सोचें। हर बार झूठ पे झूठ नहीं चलेगा। आज वही लोग जिन्होंने आपको वोट दिए थे वही आपको बददुआएं दे रहे हैं। वही जिन लोगों ने अपने घरों पर पीटीआई के झंडे लगाए थे वो झंडे फाड़ फेंके हैं। मुझे आज भी याद है, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऐलान खान पाकिस्तान का, जिसने जाके हमारे एमपी कुछ भाइयों के साथ हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। और आज 2 साल गुजरने के बाद उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का नहीं पता, उसकी दीवारों का नहीं पता, यहाँ तक कि आज तक उसका जो है चार्टर भी अप्रूव नहीं हुआ। तो इनसे क्या हम एक्सपेक्ट, हमें खुद काम करना है और इंशाल्लाह ताला करके दिखाएं। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन इशाल मामला ये है कि आप ये तो सोचें कि दूसरों को आके आपके सूबे के अंदर काम क्यों करना पड़ रहा है। 18वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं, सूबे के सारे इख्तियारात आपके पास हैं, सूबे की तरक्की के ज़ामिन आप हैं, तरक्की आपने करवानी है, और 13 लेकिन साल उनको हो गए मौका हैं मिल आपको रहा है यहाँ पर, मुसलसल 13 साल हो गए हैं, और अभी अब तक भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आप इल्ज़ामात जो है वो वफाक पर लगा रहे हैं कि वफाक यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब आए और आके उन्होंने सिर्फ ये ऐलानात कर दिए। एक और चीज़ है कि अगर वफाक और सूबा मिलकर जो है आवाम की बेहतरी की कोशिश नहीं करेंगे, अगर उनकी जानिब से ऐलानात ही चलें, आप जो कह रहे हैं कर दिए गए हैं, अगर आप पहले दिन ही उससे इख्तलाफात करेंगे और आप ये चाहेंगे कि जी कि ये ट्रांसलेट हो ही ना, हालांकि एनएफसी के तहत जो आपको पैसे मिलते रहे, जो बजट आप लेते रहे वहाँ से, वो भी हमें ट्रांसलेट होता हुआ नीचे नज़र नहीं आया था। खैर उम्मीद करते हैं कि वफाक और सिंध मिलकर जो है सिंध के अवाम के लिए काम करेंगे और इस तरह इख्तलाफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी मंसूबा लेके आ रहा है, राय अगर है भी तो उसको ख़त्म करके अवाम की फलाह के लिए काम किया जाए इस वक्त, क्योंकि ना तो 13 साल में ये कुछ कर सके हैं, और अगर अब भी नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल में अवाम वैसे ही पिसती रहेगी जैसे भी तक पिस रही है। चलें आगे चलते हैं और बात करेंगे, कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनको सराहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ खैर के काम होते हैं। अखुवत फाउंडेशन बिला सूद कर्जे देकर कारोबार के मौके फराहम करने वाला ऐसा इदारा है जिसकी वजह से हज़ारों अफराद की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क में बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो आवाम की हालत बेहतर करने के लिए अपनी अपनी सतह पर ऐसा तामीरी काम अंजाम दे रहे हैं कि अकल हैरान रह जाती है। ऐसी शख्सियात में एक नुमाया नाम है डॉक्टर अमजद साकिब का, जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये से एक गैर सूदी कर्ज़े फराहम करने वाली तंजीम अखुवत का बुनियाद रखी थी 2001 में, और आज भी वो काम कर रही है और एक तनावर दरख्त बन चुकी है। ये जो फाउंडेशन है जिसकी शाखें मुल्क भर में फैली हुई हैं, गिलगित से लेकर अगर हम बहरा अरब तक करोड़ों अफराद की बात करें तो अखुवत से बिलासूद कर्ज हासिल करके गुरबत की लकीर से ऊपर आकर ना सिर्फ खुद अपना रोज़गार पैदा करके अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रहे हैं, यही नहीं दूसरे अफराद को मुलाजमत के मौके फराहम कर रहे हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अब वो लोग खुद कर्ज दे रहे हैं लोगों को और अखुवत की हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर, और अखुवत की रिकवरी की जो शरह है वो 99.91% है, जो आप मेरा ख्याल है कि सोच ही नहीं सकते। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो तो आपने ये रखा ही नहीं होता और इतनी ज़्यादा रिकवरी हो रही है। आप देखें माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। माइक्रो फाइनेंसिंग में दुनिया पहले बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस के ग्रामीण बैंक की मिसाल दिया करती थी, और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अखुवत के मॉडल पर जो है वो बात करने की कोशिश करती है। डॉक्टर अमजद साकिब को अमेरिका में मतलब उन्हें बुलाया गया इस हवाले से मदऊ किया जाता है कि आप आएँ, क्योंकि अब उन्हें रोल मॉडल समझा जा रहा है दूसरे ममालिक में भी। बिल्कुल ऐसे ही। और अब अखुवत फाउंडेशन जो है मुल्क के तालीमी निज़ाम में भी इनकलाब लाने के लिए सरगर्म अमल है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कि डॉक्टर साहब से बात की जाए, उनसे जानने की कोशिश की जाए। अखुवत के सरबराह अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है। अमजद साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत खैर का आप काम कर रहे हैं। अखुवत के कर्ज़े हसना के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये भी हमें बताइएगा, और कर्ज़े हसना जो है लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? इतना अच्छा सर रेट है रिकवरी का, ये कैसे मुमकिन हुआ? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको
रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ख़ाहिशात का इजहार करूँगा आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, और आपने जितने मेहरबान अल्फाज कहे मैं उनके लिए भी मशकूर हूँ। देखें, आज सुबह मैं याद कर रहा था कि आज से पूरे 10 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं एक प्रोफेसर से मिला, वो वहाँ पढ़ाता था। तो उस वक्त हमने 1 अरब रुपए के कर्ज़े दिए थे पाकिस्तान में, क्योंकि वो अभी इब्तदा थी, मॉडल बन रहा था और उसमें सिस्टम्स जनरेट हो रहे थे। तो उसको मैंने जब कहानी सुनाई तो उसने कहा हाँ आपने 1 अरब रुपए दे दिया, लेकिन आप सस्टेनेबल नहीं है, यानी आप एक पायदार और मुस्तकिल बुनियादों पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप सूद नहीं लेते, आप मुनाफा नहीं लेते, आप ये नहीं करते। तो वो इस निज़ाम को अपने निज़ाम के मुताबिक वो उस मेयार पे परखने की कोशिश कर रहा था। तो आज मैं सुबह सोच रहा था, अचानक मुझे वो उसकी तस्वीर कहीं नज़र आई, तो उस वक्त जो 1 अरब थे आज वो 140 अरब रुपए बन गए हैं। तो 140 गुना अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली। तो अब फिर अब मैं कैसे कहूँ कि सूद के बगैर काम में कितनी बरकत है और कितनी रहमत है और कितनी वसअत है। तो आज हम 140 अरब रुपए 4 मिलियन से ज़ायद कर्ज़ों की सूरत में पूरे पाकिस्तान में पेश कर चुके हैं। जैसे आपने फरमाया कि 99+ हमारी रिकवरी है, तो एक अजीब सी कैफियत है, एक उम्मीद की, एक यकीन की, एक एतमाद की, जब हम अपने लोगों को देखते हैं कि वो कितने इज़्ज़त नफ्स के मालिक हैं, कितने बहादुर हैं। मुल्क भर में हमारे 800 के करीब दफातर हैं, 400 के करीब शहरों में। तो जो भी गुर्बत से निकलना चाहता है, भीख नहीं मांगना चाहता, वो आए और हमारे दफ्तर में, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ, भाईचारे के जज्बे के साथ ये कर्जा पेश करेंगे। तो ये तो हमारा कर्ज हसन का प्रोग्राम है। आपने कहा कि इतनी अच्छी रिकवरी कैसे है, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जनाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमने अपनी कौम के सही पोटेंशियल को समझा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये मुमकिन नहीं है कि आप गुलाब बोएं तो आपको कांटों की फसल काश्त करना पड़े। बेशक सर। तो मोहब्बत करेंगे तो ये कौम बहुत मोहब्बत करेगी, एतमाद करेंगे तो बहुत एतमाद करेगी। अमजद साकिब साहब, आपने अखुवत को सूद के बगैर कर्जे, छोटे कर्जे देने के लिए स्टार्ट किया था। ये वो इदारा है जो कर्ज देता था बिला सूद। आपको अखुवत की तरफ से तालीमी इदारा बनाने का ख्याल कैसे आ गया? जी देखें, ये भी दरअसल कर्ज हसन की ही एक सूरत है। ये जो तालीमी अदारा है, इसमें हम लॉन्ग टर्म कर्ज हसन देते हैं। यानी हम कहते हैं कि आज पढ़ो और आज फीस के पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तालीम हासिल करो, जब कुछ बन जाओगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो फिर अपनी फ़ीस अदा कर देना। तो ये भी एक मोहब्बत का इजहार है, ये भी एक भाईचारे का इजहार है कि ये बच्चे जो बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास फ़ीस के पैसे नहीं है, तो इनको भी तो पढ़ना चाहिए। इनका ना पढ़ना, इनका नुकसान तो है ही, ये पूरी कौम का नुकसान है। तो इस तसव्वुर पर हमने कहा कि एक कर्ज हसन है कारोबार के लिए, थोड़े पैमाने पर, थोड़ी रकम के साथ, थोड़े अरसे के लिए। तो एक कर्ज हसन ये भी तो हो सकता है ना, किसी को आप डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, प्रोफेशनल बना दें, कारोबारी बना दें, आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता मिल जाए, तो वो फिर जब इस काबिल हो जाएगा कि कुछ किसी के लिए कर सके, तो आपकी फ़ीस भी अदा कर देगा। बल्कि सिर्फ अपनी फ़ीस अदा नहीं करेगा, उस वक्त वो किसी और की फ़ीस भी अदा करेगा। तो ये एक मुस्तकबिल के चिराग रोशन करने की कोशिश है। तो बुनियादी तौर पर काम हमारा यहाँ पर भी भीख देना नहीं है, इज़्ज़त नफ्स के साथ लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बताना है। सर ये बताइए कि पहले तो हमें अखुवत यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि इतना बड़ा मंसूबा है, तामीर में कुछ तो मुश्किलात आ रही होंगी, क्या मुश्किलात हैं? दूसरा, बच्चे कैसे रब्ता कर सकते हैं? आप खुद बच्चों को हंट करेंगे या बच्चे खुद आके भी रब्ता कर सकते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं? देखें, मैं मुश्किलात के हवाले से आपको एक शेर सुना देता हूँ कि कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। तो ये मौजे दरिया का हरीफ बनने के लिए कुछ हिम्मत, इरादा चाहिए, अल्लाह पर यकीन और एतमाद चाहिए, और दोस्तों का साथ चाहिए। मुश्किलात आती हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किलात उनको नहीं आती जो साहल पे बैठे हों, जो बीच मंझधार में उठकर उभरना चाहते हैं, उनको मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला फिर आपकी रहनुमाई करता है, मदद करता है। तो हमने अखुवत के हवाले से कुछ कॉलेजेस बना लिए हैं, कुछ तालीमी अदारे, एक कराची में है NJV स्कूल के नाम से, हुकूमत के साथ मिलकर हम वहाँ की बना रहे हैं, फिर लाहौर कसूर में है, फिर फैसलाबाद में है, चकवाल में है। तो ये तमाम के तमाम अदारे
इसके लिए हमने ये जो बाकी 3 मैंने अदारे बताए, इनके लिए हमने किसी किस्म की मदद हुकूमत से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ली। हुकूमत ज़ाहिर है अपना काम कर रही है, आपको और मुझे अपना काम भी तो करना चाहिए ना, हमें भी तो हिस्सा डालना चाहिए हुकूमत की काविशों में, अगर हमने एक खूबसूरत मुआशरा बनाना है। तो ये हमारे डोनर्स हैं, दोस्त हैं। हमने एक तहरीक शुरू की थी कि बाई अ ब्रिक एंड बिल्ड अ यूनिवर्सिटी, कि 1000 रुपए की एक ईंट खरीदो और एक यूनिवर्सिटी की तामीर में मददगार बन जाओ। तो हमने कई लाख ईंटें बेच ली, किसी ने 1 खरीदी, किसी ने 10 खरीदी, किसी ने 100 खरीदी। तो इस तरह से हम वसाइल इकट्ठे करते हैं। तो अमजद साकिब साहब, यूनिवर्सिटी के लिए पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, 48 अजला से। जी, अखवत यूनिवर्सिटी के लिए डोनर्स ने कितना अब तक आपको इमदाद फराहम की है, या उनकी तरफ से कितने अब तक एहतियात आए? और सर आप हमें कह रहे हैं कि हमें भी तो अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब हमें बता दें कि हम अपना हिस्सा डाल कैसे सकते हैं? जी, पहली बात तो यह है कि जो कुछ दिया है ये डोनर्स ने दिया है। हमारे पास जो करोड़ों रुपए के अतियात आते हैं ये आप पाकिस्तान के लोग ही देते हैं। तो बहुत कुछ जो मिला, जो कुछ भी ज़मीन ख़रीदी गई, तामीर हुई इमारत की, उनके रोज़ाना जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं वो भी लोगों की ज़कात से और अतियात से पूरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर सकते हैं? देखें, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इस कलमा खैर को फैला रहे हैं, इस खुशबू को फैला रहे हैं। जहाँ तक ये खुशबू जाएगी आपके तवस्सुत से, आपके नाजरीन के तवस्सुत से, तो वहाँ तक मुआखात का पैगाम फैलेगा। ये तो सबसे बड़ी खिदमत यही है कि उम्मीद की किरण को रोशन किया जाए, अच्छे कामों को भी लोगों को बताया जाए। सिर्फ ये तो नहीं कहना कि पाकिस्तान में बुराई है, पाकिस्तान में रिश्वत है, पाकिस्तान में बददियानती है। तो जो अच्छा कहीं नेकी का जजीरा है उसकी खबर भी तो अहले वतन को पहुँचनी चाहिए। दूसरी बात, पे कुल कितना खर्चा आएगा? यूनिवर्सिटी पर अगर हम तखमीना लगाएं तो कुल कितना खर्च आएगा अगर कोई इसमें मदद करना चाहे तो? देखें, आज तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि अभी हमारे इब्तदाई अखराजात जो हैं वो तो एक बड़ी इमारत बनाने के हैं और इंडोमेंट फंड बनाने के, इसके लिए अरबा रुपए चाहिए। बट ये नहीं है कि हमारा टारगेट है कि हमने 1 करोड़ लेना है, 10 करोड़। स्काई इज़ द लिमिट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब तक बन रही है 700 साल से, तो वो ये जो काम है ये तो बढ़ता चला जाएगा। आप इसमें हमारा बड़ा एक शफाफ निज़ाम है। हमारी जो वेबसाइट पर आपको तमाम तर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं, वो मिल सकती हैं। हम ये कहते हैं कि आप हमारा साथी बनने से पहले इस यूनिवर्सिटी की इमारत देखें, यहाँ के बच्चों को मिलें, यहाँ का माहौल देखें, फिर आपका खुद ब खुद जी चाहेगा कि मैं भी इस काफिला मवाखात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे तामीर है उसमें मैं शरीक हो जाऊँ। तो आप जनाब 1000 रुपए तो खरीदें, तो भेजें ना, एक ईंट तो खरीदें ताकि आपका नाम लिखा जाए यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में। हमने एक वॉल ऑफ फाउंडर्स बनाई है, वॉल ऑफ फाउंडर्स, उसमें एक शख्स अगर 1 ईंट खरीदता है तो उसका नाम लिखा जाता है, ताकि आने वाली नस्लें गवाही दें कि इस शख्स ने अपने हिस्से की नेकी अदा की थी, अपने हिस्से की शमा रोशन की थी। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो आपको अतियात मिल रहे होते हैं इनके हवाले से हमें बताएं कि टैक्स छूट होती है इनके ऊपर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अतियात हैं वो टैक्स एग्जम्प्ट हैं और वो लोगों को टैक्स रिडक्शन मिल जाती है। तो वो हमारी देने का तरीका भी बड़ा आसान है। बहुत सारे बैंक्स की ऐप्स जो होती हैं उसके ऊपर ऑनलाइन दिया जा सकता है। हमारा एक पोर्टल है उसके ऊपर ऑनलाइन दिया जा सकता है। हमारा एड्रेस आप वेबसाइट www.ukhubat.org पे जाके वहाँ से कर सकते हैं। तो अब लोगों को इल्म है कि पैसे की शफाफ ट्रांसफ़र कैसे की जा सकती है। बस सिर्फ आपने उनके दिल के नाजुक तारों को हिलाना है कि हमें अपने हिस्से की खुशियाँ ही नहीं, किसी और के हिस्से की खुशियाँ भी हमें पूरी करनी। सर बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अखुवत के सरबराह अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खैर का काम है, अपने हिस्से की शम्मा जलाते चलिए और ज़रूर जलाइए और कोशिश कीजिए कि आप हिस्सा बने किसी भी कार्य खैर का। अब यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक आहिस्ता आहिस्ता
अपने इख्तिताम की तरफ चल पड़ा है। आज चौथे रोज़े का पता भी नहीं चला, लेकिन रोज़ा रखते हुए सेहत और तवानाई कैसे बरकरार रखनी है ताकि हम ईद तक निढाल ना हो जाएं, हम ईद तक अपनी एनर्जी जो है वो बहाल रख पाएँ और साथ ही साथ फिजिकली भी फिट रह सकें। हाँ जी, बिल्कुल। रोज़ा रखकर वर्जिश जो है वो तो हम समझते ही हैं कि की नहीं जा सकते, हम तो हिल ही नहीं पा रहे, तो हम वर्जिश कैसे करेंगे। अच्छा इशाल, जो मसला है आज का जो हम लेके आए हैं वो ये है कि हम ये शिकायत करते हैं और हम दोनों भी मौजूद हैं, शामिल हैं, कि मसला ये है हमें टाइम नहीं मिल रहा। क्या टाइम मैनेज करें कि किस टाइम कुछ वर्कआउट कर लिया जाए, कुछ जॉगिंग कर ली जाए, कुछ वॉक कर ली जाए, कि आपने सहरी कर ली उसके बाद तो पूरा दिन गुजारना है आपने अगर अभी से वॉक कर ली या अभी से आपने जॉगिंग कर ली तो आप क्या करेंगे, आप पूरा दिन कैसे गुजारेंगे। फिर इफ्तारी के बाद तो हमें बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अगर हम अफ्तारी के बाद एक तो तरावी मर्द हजरात तो पढ़ने चले जाते हैं, ख़वातीन जो घर में होती हैं वो या तो किचन समेटने में लगी होती हैं या फिर वो ड्रामे लगाकर बैठ जाती हैं और फिर टीवी देख रही होती हैं। तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि एनर्जी लेवल जो है आपका उस तरह से बूस्ट जिस तरह से होना चाहिए। आपने अफ्तार की, आपने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, आपने खाना भी खाया है, फ्रूट चाट्स हैं, दही बल्ले हैं, समोसे पकौड़े हैं, तो आपने जब खा लिए उसके निकलते जाएंगी चीज़ें, आप फिक्र ही ना करें। इशाल के मुंह से ऐसे खाने की चीज़ निकलेगी ना, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। हमजा तो रोजे के बाद भी रोजा रखे हुए होते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं जिस तरह के जेस्चर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो फिर हम वर्जिश कब कर सकते हैं? हमें वो टाइम स्लॉट कौन सी निकालनी है कि जिसमें हम मोटे ना हों, जब ईद के पास जा रहे हों, हमने चले वज़न अगर हम कम ना कर सकें तो हम मेंटेन तो करें। तो ये सारी बातें हम नहीं करेंगे, हमारे साथ जो है वो ट्रेनर हैं फ़हद सलीम, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। फ़हद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू हमजा निशाल फॉर इनवाइटिंग मी। फ़हद हमें ये बताएं आप सबसे पहले कि हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल। तो हमने क्या टाइम मैनेज करना है कि इस टाइम में जो है वर्कआउट कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन टाइम कैसे निकालें? टाइम ऐसे निकालेंगे कि पहले आपने ये देखना है कि आप कौन सी एज में आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप यानी कि लेस देन 50 हैं और इनका ये मसला होता है कि फ्रॉम 30 to 50 योर हार्मोन्स आर गोइंग डाउन। तो आप में इतनी एनर्जी नहीं रहती जैसे आप फील कर रहे होते हैं कि आप जैसे आप अपनी 20s में थे, उठते थे, कुछ भी कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तो इसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इनके लिए जो टाइम सबसे अच्छा है वो आफ्टर फ़ौरन अफ्तारी के आफ्टर 45 मिनट्स बाद। अच्छा, ठीक है, तरावी से पहले तकरीबन 7:15 साढ़े सात से पहले आप छोटी सी अफ्तारी करें जिसमें आप एक ऑरेंज जूस का कप और साथ कुछ फ्रूट्स ले लें। आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं दे आर कार्ब्स। अच्छा, ठीक है, ये कार्ब्स होते हैं, ये डिज़ोल्व होते हैं आपके अंदर इन 20 to 30 मिनट्स। आपके अंदर अच्छी एनर्जी आ जाती है, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ग्रुप आता है वो आता है जो 50 से ऊपर चले गए हैं। तो इनमें भी ये है कि इनमें भी थोड़ी सी एनर्जी कम होती है। तो इनके लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो आफ्टर सहरी है। अच्छा, आफ्टर सहरी आप फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप ऐसा करें कि आप वॉक पे चले जाएं। अच्छा, ठीक है। अगर आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं तो आप अराउंड 380 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इट्स इनफ एक दिन में। लेकिन पूरा दिन गुजारना होगा तो लोग उस वक्त घबरा रहे होते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं होता। असल में मैं यही बताना चाह रहा था कि पहले दिन बहुत ज़्यादा ना करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पहले दिन आप 1 किलोमीटर कर लें, दूसरे दिन 2 किलोमीटर कर लें, तीसरे दिन 3 किलोमीटर कर लें। ऐसे होता है कि हमारी जो बॉडी है अल्लाह ने ऐसे बनाई है कि ये अडॉप्ट करती रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर इस पर आप लोड डालेंगे तो ये आप पतले भी होते जाएंगे साथ साथ, और आप यानी कि फ्रेश भी फील करेंगे पूरे रमज़ान में। और इसके बाद ये हो सकता है कि दे कैन टेक अ नैप 12-1 बजे तक। तो फिर तो रोज़ा आराम से। टीनेजर्स का बताएं, उनसे लेके 30s तक का वो। हाँ, टीनेजर्स का जो है वो ये है कि उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि अफ्तारी करें आराम से। उसके बाद दे हैव अ मील, एक छोटा सा मील रखें जिसमें इनफ प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड फैट्स हों। उसके बाद दे कैन वर्कआउट, तरावी के बाद। ठीक है, वर्कआउट। अच्छा, ये तो अपने एज ग्रुप्स के हिसाब से बताया कि किस एज के लिए कितना होने। बुजुर्ग रह गए हैं, अभी बुजुर्गों को किस तरीके से? हाँ, बुजुर्ग के लिए वही 50 से ऊपर सारे वो यही करेंगे कि दे कैन डू ब्रिस्ट वॉक्स, दे कैन डू नॉर्मल वॉक्स। रनिंग की मैं उनको नहीं कहूँगा बिकॉज मोस्टली दे हैव डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी और दूसरे मल्टी विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है उनके अंदर। तो आराम से वॉक करें। अगर आप 2 किलोमीटर भी वॉक करें, इट्स इनफ।
अच्छा, जिस तरह एज ग्रुप के लिए फहद आपने टाइम ड्यूरेशन बताई हमें, टाइम कौन सा होना चाहिए और कितने टाइम में आपको कर लेनी चाहिए, इसी तरह क्या एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट हैं हर एज ग्रुप के लिए? हाँ बिल्कुल, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जो आपके टीनेजर्स आ जाते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मसल ट्रेनिंग यानी कि मसल रेजिस्टिंग ट्रेनिंग करें और साथ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, ठीक है। और जो आ जाते हैं ग्रुप आ जाता है 30 एंड 32 अबव, उनके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इट विल इंक्रीज़ योर हार्मोन्स, इट विल इंक्रीज़ द गुड हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स इंक्रीज़ करती है। एजिंग इफेक्ट कहते हैं वो नहीं होता, और ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अगर हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं ना, हमें लगता है कि हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो हम वॉक या जॉगिंग किसी को भी कर सकते हैं? वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करते हो तो 380 कैलोरीज आप बर्न करते हो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में ये होता है कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप 10 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, 10 मिनट निकालें, आप 10 मिनट में 380 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। वो ज़रा जल्दी से आप जल्दी से और अगर हम डेली नहीं भी कर पाते, अक्सर दिल नहीं कर रहा होगा रमज़ान में, तो फिर क्या करें? हफ्ते में 3 दिन कर लें। 3 दिन इज़ अ गुड टाइम। 3 दिन मतलब अगर आप 10 मिनट भी कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, तो आप पूरे हफ्ते में 60 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो इट्स गुड इनफ। अच्छा, हम जब रमज़ान शुरू होता है ना, मैं हूँ, इशाल हैं, आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आप तो चले ट्रेनर हैं, आप तो फॉलो कर रहे होंगे। हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हम पूरा दिन भूखे रहे होंगे, हमने रोज़ा रखा होगा, तो हम एंड पे जाते हुए जब हम आखिरी रोजे पे या ईद के करीब पहुंच जाएंगे तो हमने कुछ वेट लॉस किया होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होल मंथ हम फास्टिंग असल में होता है ये है कि आप लाइक पहले आप 2 मील्स ले रहे होते हैं, 3 मील्स ले रहे होते हैं, अब आप 4-5 मील्स पे चले जाते हैं। आप सहरी करते हैं, आप अफ्तारी छोटी सी करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर आपको 9-10 बजे ज़रूर भूख लग जाती है, ठीक है। तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो कैलोरीज हैं आप उससे जब ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होएगा। अच्छा, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हैं, आपका वेट इंक्रीज होना ही होना। अच्छा, मतलब हम जो 2-3 बार खाते हैं इफ्तार के बाद, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम पोषण उतना ही लें जितना हमारी बॉडी को नीड है, ना कि हम ज़्यादा ले लें कि हम पूरा दिन भूखे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा खा लेना चाहिए। अच्छा, जो मीठे ड्रिंक हैं वो कितने इसमें वो असल में ये ड्रिंक पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेश जूसेस पीते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वो चीनी वाले ये वो, तो वो आपकी अगर फ़र्ज़ करें एक ड्रिंक में 300 कैलोरीज हैं और आपने वो लिया शुगर वाली, तो 300 कैलोरीज आपको शुगर से आ रही हैं। ठीक है, तो वो बहुत फिर उतना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ टाइम निकालिए, बेशक हफ्ते में 3 दिन कीजिए। फ़ाद हमें जिस तरह बता रहे थे कि अपने टाइम को उस तरह मैनेज करने की कोशिश कीजिए। फ़ाद बहुत शुक्रिया, आप आए सब सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, और हम यही कोशिश करेंगे कि जो फ़ाद ने हमें बताया उसको फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि हम कम अज़ कम जो है मोटे ना हो रहे हैं, मेंटेन करें। हम ईद पे हमने जो रमज़ान में कपड़े स्टिच करवाने हैं, हम उसमें पूरे ही ना आए, जब आए तो हम उसमें पूरे ही ना आए। अच्छा, आगे चलते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हम बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ कितना मिल रहा है। तो हैदराबाद के अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर बिल्कुल छोड़ दिया गया, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना तो शहर में रमज़ान बचत बाजार लगाए गए हैं और ना ही सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यही वजह है कि हैदराबाद के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले रमज़ान रिलीफ पैकेज से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इन स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगाए खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शराज भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं। शराज भट्टी से सूरत हाल हम जान लेते हैं कि जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें क्या मुकर्रर की गई हैं और शहरियों को क्या बाआसानी मिल भी रही हैं। हाँ जी, शराज बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही मुनाफाखोर भी खासे सरगर्म नज़र आ रहे हैं। जहां पर फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है, वहीं पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यही वजह है कि शहरी जो हैं मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पे मजबूर हो चुके हैं। माजी में सूबाई हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में बचत बाज़ार लगाए जाते थे जिससे शहरियों को खासा रिलीफ मिलता था, लेकिन गुज़िश्ता कई साल से हैदराबाद में बचत बाज़ार ना लगाए जाने की वजह से शहरी मुनाफाखोरों के हाथों महंगे दामों अशिया ख़रीदने पे मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दोनोश पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है। यही वजह है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए
शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 68 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो आम मार्केट है वहाँ पर 100 रुपये किलो हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। यही वजह है कि शहरियों का रश जो है वो यूटिलिटी स्टोरों के बाहर नज़र आ रहा है और लोग जो है बड़ी तादाद में रमज़ान रिलीफ पैकेज से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं ताकि उन्हें यहाँ से कुछ अशिया सस्ते दामों मिल जाए और इससे उनको किसी तरह का कोई रिलीफ मिल जाए जिससे उनकी ये परेशानी ख़त्म हो सके। जी ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हैदराबाद की क्या सूरत हाल है हमें बताई, अवाम को मुश्किलात का सामना है। उम्मीद करते हैं कि अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाएगा और रमज़ान में इस तरह लंबी लाइनें कम अज़ कम नहीं लगेंगी। कम अज़ कम नहीं लगेंगी। मेरे ख्याल में हमजा हमें आगे बढ़ना चाहिए, शाहीनों की बात कर लेनी चाहिए जिनकी ऊंची उड़ान अभी भी जारी है। मतलब कि ना ये कहीं पे लड़खड़ा गए थे, नीचे गिरने ही वाले थे कि अचानक से जो है दो नो बॉल्स भी होंगे, कुछ फायदा हो गया हमें ना। लेकिन जो अभी T20 सीरीज़ थी इसका अगर देखें तो फैसला कुन मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा कर सीरीज़ जीत ली है। फैसला कुन मार्के में जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 144 रन बनाए थे और पाकिस्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया था, जिसको आसानी तो नहीं कह सकते हम कि पूरा कर लिया गया हो। हाँ, आसानी तकरीबन हमने जो है ना 80% स्कोर कर लिया था और बाकी जो 20% स्कोर था वो हमने कैसे किया, वो जिन्होंने मैच देखा वही जानते हैं कि कितना गुस्सा आ रहा था उस वक्त। बात करेंगे इरफान जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक वक्त तो ऐसा आया था लग रहा था शायद हार ही जाएंगे मैच। ये हमारी ट्रेडिशन रही है, चेजिंग में मसला तो हमें आपको पता शुरू से रहा था। और लाहौर में जो T20 तीसरा हुआ आपको वो भी याद होगा, जो हसन अली और नवाज़ ने ही जिताया था। इसी तरह जो पहला ODI भी आपको याद होगा, बाबर और ने बड़ी अच्छी उसमें ओपनिंग पार्टनर इमाम के साथ तीसरे नंबर पे बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, बट पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया। एक अच्छा साइन ये है कि अब क्रंच मोमेंट के ऊपर आके हम जीत जाते हैं, पहले हम हार रहे थे तो एक चले कुछ इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आपके लिए वरीडेबल है कि आप आगे जो बड़ी टीमें हैं वो आपको सेकंड चांस नहीं देती। अगर आप इस तरह से कोलैप्स करती है बैटिंग लाइन या आप सफ़र करते हो तो कोई भी अच्छी टीम है, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंडिया होगी या न्यूजीलैंड होगी, वो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं देते। आल्दो के साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है बट उस कैलिबर की क्रिकेट अभी ये नहीं खेल रहे, तो इस वजह से आप उसको ओवरकम करके इनसे जीत गए। बट आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली प्रेशर को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर का जो मसला हमारा कंटिन्यूसली आ रहा है वो हम देख रहे हैं T20 में भी ODI में भी हमारा मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा। तो मिडिल ऑर्डर में हमें कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि पहले वो रोल हफीज़ अदा कर रहे थे बट अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं। हम इन्हीं लोगों से सोचें कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे या अब हमें तब्दीली वाकई करनी चाहिए। शाहिद आफरीदी भी कह रहे हैं कि शुएब मलिक बाहर क्यों बैठे हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। बाहर बैठे हुए सब लोगों को ये समझ आ रही है, हम लोग भी बात करते हैं, क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, लेकिन अंदर जो टीम मैनेजमेंट है उसको समझ ही नहीं आ रही। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे हमजा बात की थी कि ये मैनेजमेंट बड़ी ऑब्स्टिनेट अप्रोच के साथ चलती है। इन्होंने पहले ही एक चीज़ सोच ली होती है। मिसबा का एक प्रॉब्लम एज ए कैप्टन भी यही रहा है, एज ए कोच भी यही रहा है कि इन्होंने प्री डिसाइडेड जो चलते हैं, वो अगर उन्होंने सोच लिया इस प्लेयर को खिलाना है तो वो विकेट की कंडीशन या रिक्वायरमेंट को नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है, अभी भी उनकी यही अप्रोच है कि अगर सबका मानना यह है कि जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा तो शुएब मलिक आपकी बेस्ट चॉइस है। ऑल्दो कि मेरा भी मानना यह है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए आप उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाउंसी पिचेस हैं, उधर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट भारत की कंडीशन के अंदर जो स्पिनिंग ट्रैक है खास तौर पे, तो स्पिनिंग ट्रैक होंगे सारे, उस पर शुएब मलिक जैसा आपको प्लेयर मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी के लिए मस्ट चाहिए, तो वो आपको कैरी करना चाहिए। फिर आपने एक सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आ रहा है वो बैटिंग के साथ आपके न्यू बॉलर्स का न्यू बॉल के साथ बॉल करना भी है, क्योंकि पहले 6 ओवर में आप आउट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है। और वो 6 ओवर के अंदर ही मैच समहाउ दूसरी टीम ले जाती है। अगर आपको 60-70 हो गए, अभी तो चले एंड में आप थोड़ा सा रोक लेते हैं। आपने रोक दिया, कल भी रोक दिया आपने, तो वो आप उसको कवर कर रहे हो। बट फिर वही बात आती है जब कोई बड़ी टीम आएगी तो वो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, वो आपको और ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी। मोहम्मद रिजवान के ऊपर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कल का उनका रहा, लगता है उनको नजर ही लग गई कि एक अच्छा खेलते खेलते वो एकदम से इस तरह से आउट हो गए। बाबर के साथ जैसे उनको भी एक अवार्ड मिला है, विजडन क्रिकेटर का 18th पाकिस्तानी है जिनको ये अवार्ड मिला, तो बहुत बड़ा एक तो उनके लिए वो कंसिस्टेंट रहे हैं। आल्दो के T20 बहुत शॉर्टर फॉर्मेट है और आपको हर गेम के बॉल के ऊपर अटैक करना होता है। थोड़ा सा ओबियसली उनको भी कॉन्शियस होना चाहिए कि एक मैच वो विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक में 0 पे आउट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट तो ओबियसली होना चाहिए। और हर जगह एरिया जो इम्प्रूवमेंट है वो रहता है।
तो इस पर ओबियसली वो भी काम कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत एक खुशाइन चीज़ है कि जिस तरह का उन्होंने एक टीम के अंदर बाबर के साथ कोई ऐसा प्लेयर अब आ गया है जो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह हमें फ़खर को भी नहीं भूलना चाहिए। फ़खर ने जिस तरह अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है, चाहे वो ODI था या वो T20 था, वो भी बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और वो जिस तरह कल भी वो ज़बरदस्त खेल रहे थे जो हिटिंग वो कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ठीक है। हमें ये बताएं कि आसिफ मुसलसल वही काम कर रहे हैं जो इफ्तिखार मुसलसल काम कर रहे थे, और हम भी मुसलसल वही काम कर रहे हैं जो इफ्तिखार के साथ कर रहे थे, हम खिलाई जा रहे थे। कल हमें आसिफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। हम आपसे चाह रहे थे आप सिर्फ 20 स्कोर करते हैं, ज़्यादा स्कोर भी ना करें, लेकिन आसिफ बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हम मिडिल ऑर्डर पे आसिफ ही हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि जो अकेले हम खिला रहे हैं। साथ हैदर अली, सुहेब मकसूद बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह सुहेब को इतने चांसेस मिले, उन्होंने नहीं कुछ करके दिखाया, हैदर भी आके वही काम कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों के लिए पहले आसिफ की बात कर लें तो आसिफ हमारे साथ बड़े टाइम से हैं, कोई 3 साल तो ऑलमोस्ट हो गए हैं उनको साथ टीम के साथ ट्रैवल करते हुए। और आसिफ का पहले भी बहुत ज़्यादा मिकी आर्थर और जो सरफराज थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन पर रिलाई किया, इनको बहुत अपॉर्चुनिटी दी। और सबका मानना ये है कि शायद ये डेप्थ बॉलिंग के अंदर वो सबसे अच्छे हिटर भी हैं, बट वो अगर उस अपॉर्चुनिटी को वेल ही नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है इनके लिए ये शायद उनकी कैरियर का लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मैनेजमेंट भी उन पर रिलाई किया, उनको ODI में भी चांस दिया, हफीज़ के होते हुए उनको खिलाया, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसी तरह हैदर अली को ऑब्वियसली मार्जिन देना चाहिए, अभी खैर वो नए हैं और एक न्यू सेंसेशन के तौर पे हैं। मेरा ख्याल है कि हैदर को थोड़ा सा नंबर ऊपर होना चाहिए जो उनकी पोजीशन है जी। आप PSL देखें या उसके अलावा डोमेस्टिक भी जो खेले हैं वो ऊपर खेलते रहे, ऊपर के नंबर पे। तो ऐसे प्लेयर को दायरे का यूज़ करना, पावर खेलना, आप एंड में आके उनसे एक्सपेक्ट करेंगे हैदर जैसे प्लेयर के साथ कि आप आके वो आपको चौके छक्के लगाना शुरू करेगा, तो मेरे ख्याल है थोड़ी सी उसके साथ जाती है, उसका नंबर थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मैच के क्रेडिट किसको देंगे? हमने देखा कि फ़खर ज़मान जब आउट हुए तो उसके बाद जो सूरत हाल थी वो अक्सर तब्दील हो चुकी हुई थी। हम देख रहे थे कि अब शायद ही हम जीत साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को उनको भी दे दे थोड़ा सा। असल में कल मैनेजमेंट की जो मेरे राय के मुताबिक पहले एक मीटिंग हुई मैच से पहले, उसमें उन्होंने बॉलर्स को कहा कि आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 3 प्लेयर के ऊपर पाकिस्तानी टीम मैच जीत रही है। ठीक है, जैसे हमें पता है बाबर परफॉर्म कर रहा है, फ़खर कर रहे हैं और रिजवान कर रहे हैं। उन्होंने बॉलर को टास्क दिया, अगर आपने 160 से ज़्यादा रन दिया तो आपके ऊपर इसको हम पेनलाइज करेंगे आपको। कि आपकी हर मैच में आप इससे ज़्यादा रन लीक कर रहे हैं और ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो ये एक टास्क दिया गया था टीम को। तो उस लिहाज से बॉलर्स ने परफॉर्म किया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि कल अगर वो टास्क दे रहे हैं तो पहले टास्क क्यों नहीं दिया जा रहा था, पहले क्यों नहीं वो प्रेशर दिया जा रहा था कि ये आपसे हम और हमने कल के गेम में देखा कि बॉलर ने परफॉर्म किया। जी, शाहीन ने देख लें फहीम अशरफ के कितने अच्छे ओवर्स थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कल आप उनको एक टास्क दे रहे हो लास्ट गेम के अंदर, तो पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले उनको सारों को जेडीज क्यों नहीं बताई गई, उनको रोल बताया क्यों, डिफाइन क्यों नहीं किया गया कि आपने ये काम करना है? तो चले नेवरदलेस कि आपको लेट है। कल हमें कहते हुए भी नजर आया कि ये एक टास्क दिया गया था जिसको मैं बता रहा हूँ परफॉर्म करना था। जी, ये बिल्कुल, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इनको ये टास्क दिया गया था कि अगर आपने परफॉर्म ना किया आज के मैच के अंदर तो हम शायद कुछ चेंजिंग भी करें, थ्रेट भी जिसे कह सकते हैं आप। अब हम ये टीम हमने देख ली, हम जीत भी गए, हम साउथ अफ्रीका से जीते। पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि साउथ अफ्रीका की C ग्रेड टीम से आप जीत गए, पूरी दुनिया ये बात कर रही है। लेकिन ये हमारी गलती तो नहीं है, ये तो साउथ अफ्रीकन बोर्ड की गलती है। पर हमने ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट करना है, हमने इंग्लैंड से मुकाबला करना है, हमने न्यूजीलैंड से करना है, कभी कभी वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खतरनाक हो जाती है, खासतौर पे तो सबसे डेंजरस है। ठीक है, इन टीम्स के साथ इंडिया से हमने मुकाबला करना है। हमें कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हुए हैं जिनको चांस देना चाहिए, खुसूसी तौर पर मिडिल ऑर्डर में? क्या उमर अकमल की वापसी ज़रूरी है? इस वक्त एक तैयार बैट्समैन है, आउट रहे हैं, लेकिन इन बैट्समैन से तो अच्छी बैटिंग करते रहे। मेरा ख्याल है कि आपके पास 2-3 बैट्समैन अभी भी हैं जिनको आप सोच सकते हैं, जैसे शोएब मलिक का नाम लिया मिडिल ऑर्डर में। उमर अकमल का देखना पड़ेगा, इतने टाइम से हमने उनको देखा नहीं कि वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो रीहैब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर कोई ऐसी इनिंग्स उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद वो PSL में भी ना शायद मिल सके, तो फिर तो एक बात है। तीसरा, सुहेब की आपने बात की थी, सुहेब ने डोमेस्टिक T20 के अंदर और ODI के अंदर सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उनका था, 167 था उनका। तो अगर उनकी फॉर्म अच्छी है, अभी वो रीहैब कर भी रहे हैं PCB के साथ, लास्ट 1.5 मंथ से वो इधर है। तो ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिनमें से अगर आपका लेट्स सपोज आसिफ अली परफॉर्म नहीं करते या कोई एक आधा प्लेयर और परफॉर्म नहीं करता, तो आपको मस्ट रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब आता जा रहा है। 3-4 मंथ रहे टीम लोग, बाकी जितनी टीमों के नाम लिए आपने हमजा। तो इरफान, हम देखें अगर ये तो यही टीम मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, यही टीम मैनेजमेंट शर्जील खान को भी लाई, तो क्या ये क्यों नहीं फिर?
मैं यही अलमिया इनका है ना कि ये पहले ही सोच लेते हैं कि हमने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। ये प्री डिफाइंड इन्होंने चीज़ें की होती हैं, उसका सफ़र टीम के रिजल्ट पे आता है। आपको टीम की कंडीशन, उसकी अगली टीम की बॉलिंग अटैक, आपको पिच की कंडीशन, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, फिर आपको अपनी प्लेइंग 11 डालनी चाहिए। जैसे उस्मान कादर की किया गया, हालांकि स्पिनिंग ट्रैक था, आप डाल सकते थे, लेकिन वो ये था कि अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने उसको नहीं खिलाया, तो इस पर काफ़ी तनकीद भी हुई कि आपके पास एक स्पिनर नहीं। और लास्ट चीज़ ये थी कि आपका जो बॉलिंग सफ़र कर रही है, आपने 3-4 साल से T20 के अंदर अटैक करवाया इमाद से, ठीक है। इमाद आपको हर मैच में 99% आपको पहले आउट कर देता था, विकेट लेके देता था। अब असल में कम्बिनेशन इसी तो कहते हैं कि आपकी टीम का कम्बिनेशन क्या है। आपने एक बॉलिंग का कम्बिनेशन बनाया था कि आपको ऊपर से हमारे पास कम्बिनेशन नहीं है। शादाब हमारे बाहर हैं, हमारे इमाद बाहर हैं। अब देखते हैं, हफीज से ओवर नहीं करवा रहे। उम्मीद करते हैं जिम्बाब्वे का टूर बेहतर होगा और जो T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे